12:43 पर इनका क्वेश्चन वह ट्विटर पर घूम रहा था। आप कैसे कहिएगा कि नहीं क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था? मेरा कहना है कि अगर आप सही हैं, दूसरे का जुबान क्यों बंद कराना चाहते हैं? बिहार का बेटा बेकार है, बाहरी को रोजगार है, यह सुशासन की सरकार है। एस सिद्धार्थ भी लगातार अब स्कूलों का जायजा ले रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं कि वीडियो कॉल करने से क्या होगा हम सब बताएंगे आपको। पोल खोलिएगा। अभी हमको स्टार्ट होने दीजिए ना। अभी हमको स्टार्ट होने दीजिए। शिक्षकों के हेडमास्टर का जाली दस्तखत करके, जाली मुहर बना करके और करोड़ की अरबों की निकासी की गई है। के पाठक या एस सिद्धार्थ बेहतर काम कौन कर रहा है? पहिलका के अपडेटेड वर्जन है। के पाठक से विवाद कैसे शुरू हो गया ब्रिजवासी जी? सुनो पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए। आईएएस तो क्या हो जाता है? आईएएस में कोई भगवान मिल जाता है क्या? मुझे लगता है कि उनकी परवरिश जो हुई थी, उस परवरिश में कुछ कमी रह गई। के पाठक मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, आपने ही कहा था। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हत्या कराना चाहते। सांसों का थम जाना ही मौत नहीं है, स्वाभिमान का मर जाना भी मौत से कम नहीं। मुजफ्फरपुर की सड़कों पर जितने लोग हमारे साथ दरी पर सोए हैं, रात बिताए हैं, इतने लोग मैं जानता था कि इतने लोग वोट दे देंगे, उसी से चुनाव। कितना पैसा खर्च किया था और पैसा कहाँ से आया था ब्रिजवासी जी? किंग महिंद्रा जैसे लोग भी इसी जहानाबाद में चुनाव हारे, तो पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता। हम तो झोला लेकर के निकले थे कि भाई सभी लोग इस झोला में वोट डाल दीजिए। किसी को भी पहले शास्त्र से समझाइए, और शास्त्र से न समझे तो शास्त्र से भी समझा देना चाहिए। क्रांति के रागनी हम तो गईबे करब, केहू का ना सहाला तो हम का करी। मैं 9th क्लास में जब था तो स्टेट बैंक के मैनेजर को सस्पेंड कराया था। कितने आंदोलन किए हैं अब तक? उसकी कोई गिनती नहीं। कितनी बार लाठियां खाई हैं? टीवी हो गई इसी अनशन के कारण। धोखेबाज को धोखेबाज कहूंगा, चोर को चोर कहूंगा, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहूंगा, हत्यारा को हत्यारा कहूंगा। एक कातिल है, मैं तो कभी भी व्यक्ति को माफ नहीं कर सकता। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। मात पिता का यही वचन है, पुत्र न मेरा कोख लजाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। आधी रात को खूब बारिश हो रही थी और आप जाते हैं प्रशांत किशोर से मिलने के लिए। मैं टिकट उनसे आप भी गए थे टिकट लेने? मैं टिकट मांगने यहाँ ही नहीं था। ये जन सुराज नहीं है, ये धन सुराज है। हम गलत नहीं कह रहे हैं। ये जो अशांत किशोर है, ये व्यक्ति उस खड़ग सिंह की तरह यहाँ अपाहिज का वेश बना करके और बाबा भारती को छलने का काम। कई ऐसे अलग अलग पार्टी के भी नेता थे जो बंसीधर ब्रिजवासी की मदद कर रहे थे पर्दे के पीछे से। देखिए ऐसा है, तमाम नेताओं के साथ। आप कहिएगा हम नाम बता देंगे। आप कहिएगा हम नाम बता देंगे। क्या आप मानते हैं कि सहनी समाज का बड़ा नेता है मुकेश सहनी? बंसीधर ब्रिजवासी को क्या बिहार का मुख्यमंत्री बनना है? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का ये स्पेशल पॉडकास्ट। देखिए, इस पॉडकास्ट की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत हम कुछ पंक्तियों से करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि अभी अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो चुप रहिए और सुनते रहिए कि कौन क्या कहता है, और जब आप सफल हो जाइएगा तो भी चुप रहिए और देखते रहिए कि कौन कैसे बदल रहा है। देखिए, इस वक्त ये पंक्तियां बंसीधर ब्रिजवासी पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आपको मालूम है कि तिरहुत में बंसीधर ब्रिजवासी ने कमाल कर दिया है, अपना दम दिखा दिया है। और बड़ी बात यह है कि अब लोग बंद अल्फाजों में गुपचुप तरीके से एक बात गुरु जरूर कह रहे हैं। देखिए, तमाम लोग ये कह रहे हैं गुपचुप के पाठक ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन के पाठक ने बिहार में एक एमएलसी जरूर बना दिया है। तो आइए फिर सीधी बातचीत करते हैं बंसीधर ब्रिजवासी जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बातचीत के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। जी, सबसे पहले तो ब्रिजवासी जी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमने देखा कि आपकी जिंदगी में अलग अलग पड़ाव आए थे। हमने देखा कि क्या से क्या कुछ हो गया, और तिरहुत में आपने कमाल किया, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। बड़ी बड़ी ताकतों को आपने दिखा दिया है कि यहाँ पर अगर कोई सिक्का चलेगा
तो वो होगा सिर्फ बंसीधर ब्रजवासी का सिक्का। कैसे मुमकिन हुआ ये तमाम चीजें? पहली बात, सिक्का बंसीधर ब्रजवासी का नहीं है, यह सिक्का शिक्षकों का सिक्का है। यह सिक्का छात्रों, नौजवानों, वित्त रहित गुरुजनों, जितने संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मियों, इन सभी की उम्मीदों का यह सिक्का है। यह लड़ाई केवल एक व्यक्ति की नहीं रही है। यह चुनाव मैं अकेले नहीं लड़ा हूं। इस चुनाव को सभी लोगों ने मिलकर यह लड़ाई लड़ी है और एक संदेश देने की कोशिश की है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर दबाएंगे, सरकार को पावर था, विभागीय पदाधिकारियों को इनको पावर था, तो इन्होंने दिखाया, मेरी सेवा समाप्त कर दी। लेकिन लोकतंत्र में लोक शक्ति भी है, उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है और उन्होंने संदेश दिया है कि लोकतंत्र में किसी की तानाशाही नहीं चलती। यह सभी लोगों की उम्मीद है, सभी लोगों का विश्वास है और सभी लोगों का संघर्ष है। आप इसको स्नातक विधान पार्षद के रूप में देख रहे हैं, आप इसको चुनाव के रूप में देख रहे हैं। यह चुनाव नहीं था, संघर्ष के लिए संघर्ष, संघर्ष के लिए संघर्ष था। संघर्ष के लिए संघर्ष है, आगे संघर्ष होना है और उसके लिए यह संघर्ष था। संघर्ष, चूंकि हम सड़कों पर तो संघर्ष करते ही रहे, अब सदन के अंदर संघर्ष हो, इसके लिए यह संघर्ष था। और यह संघर्ष शिक्षकों का, छात्रों का, नौजवानों का, शिक्षित बेरोजगारों का, वित्त रहित गुरुजनों का, अधिवक्ताओं का, पत्रकारों का, जितने संविदा कर्मी है, सभी का, सभी लोगों ने यह प्रयास किया है। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान में आज केवल लोग जाति पाति की बात करते हैं, वहां किसी प्रकार का कोई सेंटिमेंट ही नहीं रहा, जातिगत पार्टीगत कुछ नहीं। केवल और केवल लोगों ने कहा कि नहीं, संघर्ष करने वाला व्यक्ति है और इसको सदन में भेजना चाहिए। लोगों की उम्मीद है, यह उम्मीद के रूप में लोगों ने देखा है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना यह चुनौतीपूर्ण काम है। यह विधान पार्षद बनना जीवन का कोई लक्ष्य न था, न है, न रहेगा। हमारा उद्देश्य है कि रोटी के सवाल पर जो लोग भी जूझ रहे हैं, जहाँ भी कोई अपनी अस्मिता बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कोई संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना है। और इसके लिए लोगों ने यह फैसला लिया है, यह पूरे समाज का फैसला है। लेकिन तिरहुत में हमने देखा कि लोगों ने जो है लालू प्रसाद यादव की भी नहीं सुनी, नीतीश कुमार की भी नहीं सुनी और प्रशांत किशोर की भी नहीं सुनी। ऐसा क्या जादू कर दिया था आपने कि बस आप ही का नाम ले रहे थे तिरहुतवासी? देखिए, ऐसा है, मेरा नाम अगर ले रहे होते तो अभी पहले से चलाए होते, उस समय में कोई नहीं चला रहा था जी। देखिए, नाम लेने से क्या होगा, लोगों ने तो बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया था पूरे। आप जाते हाजीपुर से लेकर के और भिट्ठा मोड़ तक चले जाते, रोड में केवल बड़ा बड़ा पोस्टर दिखता। मेरा न कहीं कोई पोस्टर था, न एक हैंडबिल आपको दिखा होगा, न अखबार में एक दिन भी कोई विज्ञापन छपा है। और अखबारों ने इतना अंडर एस्टिमेट किया कि एक लाइन भी खबर नहीं छापी। हद तो तब हो गई कि जब नामांकन कोई भी प्रत्याशी करता है तो उसके संबंध में कुछ न कुछ लोग छाप देते हैं। एक प्रतिष्ठित अखबार ने एक लाइन नहीं लिखा, एक शब्द नहीं लिखा मेरा नाम, जबकि मेरा नामांकन भी बहुत प्रभावी नामांकन था। बिल्कुल, उस दिन हजारों लोग हमारे नामांकन में शामिल थे और तिरंगा यात्रा, जबरदस्त तिरंगा यात्रा, सोशल मीडिया पर खूब और वीडियो वायरल हुआ। लेकिन अखबारों ने कोई तरजीह नहीं दी, कोई तवज्जो नहीं दी। ये लोग तो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तो चर्चा क्या, इसमें चर्चा करने से कुछ नहीं होना था। इस चुनाव में व्यक्तिगत संबंध हमारा इतने लोगों से है, जितने लोगों के लिए हमने लड़ाई लड़ी और जितने लोग सड़कों पर हमारे साथ सोए हैं, जमीन पर, इस आर ब्लॉक चौराहे पर जितने लोग सोए हैं हमारे साथ, मुजफ्फरपुर की सड़कों पर जितने लोग हमारे साथ दरी पर सोए हैं, रात बिताए हैं, इतने लोग, मैं जानता था कि इतने लोग वोट दे देंगे, उसी से हम चुनाव जीत जाएंगे। जानते थे पहले से? निश्चित रूप से हमारा चूंकि विश्वास था, एक दिन की बात नहीं है। हम 28 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। यह आप कितना जानते हैं मुझे नहीं पता है। मैं छात्र जीवन में, जब मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था, तब से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। इसलिए व्यक्तिगत रूप से इतने लोगों से जुड़ाव है कि मैं कहीं भी निकलता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं कहीं घर से बाहर। मतलब तमाम लोग अपने ही, सभी लोग अपने हैं और सभी के साथ मेरा वही संबंध रहा है। मैं कोई बनावटी दिखावटी आदमी नहीं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोगों से व्यक्तिगत संबंध है और लोगों ने मुझे लड़ते हुए, जूझते हुए देखा है। बिहार विश्वविद्यालय में भी संघर्ष करते हुए लोगों ने देखा है, शिक्षकों के लिए भी लड़ते हुए देखा है और सामाजिक मुद्दों पर भी लड़ते हुए देखा है। आप नहीं जानते हैं, अपने गांव के लिए हम मनरेगा मजदूरों की भी लड़ाई लड़े, तो हम बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ते रहे। तो जब जहां कहीं भी किसी ने याद कर दिया और संघर्ष हुआ तो मैं खड़ा रहा। तो जितने लोग हम संघर्ष में मुझे देखे हैं, जो संघर्ष पसंद लोग हैं, उनकी पहली पसंद में हूँ, पहली और आखिरी पसंद भी कह लीजिए मैं हूँ। जितने भी प्रत्याशी थे, एक भी कहीं भी समाज में जन सरोकार से उनका कोई संबंध ही नहीं था, तो उनको कोई कैसे स्वीकार कर लेता।
चुनाव में आकर के और किसी को आप सीधे उतार दीजिए और कहिए कि इसको मान लीजिए। ये हमारे यहाँ जो परंपरा है, लोग पूजा कराते हैं तो गोबर का गणेश जी बना करके और कलशा प्रसाद देते हैं और कहते हैं कि गोबर के गणेश जी मान लीजिए, तो उसको गणेश जी मान लेते हैं। तो ऐसा राजनीति में नहीं होगा कि किसी को लेकर के आप कह दीजिए कि मान लीजिए कि नहीं ये आपका नेता है, आपका नेता है, तो कैसे हो जाएगा। और जिसका कोई पहले कोई संघर्ष का कोई इतिहास ही नहीं है, न कोई जान रहा है, न पहचान रहा है, सीधे ला करके सीधे आप उतार दीजिए। ये अब पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश के अंदर में एक बात स्पष्ट रूप से सीधा संकेत है कि राजनीतिक व्यापारियों के भीड़ के बीच संघर्ष का दीपक भी जलेगा। ये जितने भी प्रत्याशी थे ये राजनीतिक व्यापारी हैं। ये समय पर आते हैं, ये सीजन में आकर के, जैसे विवाह का सीजन होता है, लगन आ गया तो शहनाई बजाना शुरू कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल तो जी। ये उस तरीके के लोग हैं। तो अब जनता इन लोगों को नकारेगी और ये चीज तय हो गया कि संघर्ष करने वाले व्यक्ति को भी लोग सपोर्ट करेंगे, लोग संघर्ष करें आगे। जी अच्छा, देखिए राजनीति के बारे में कहा जाता है बृजवासी जी कि राजनीति जो है वो बिना पैसों के मुमकिन नहीं है। सीधा सवाल है मेरा आपसे कि बृजवासी ने कितने बोरे खोले थे, कितना पैसा खर्च किया था और पैसा कहां से आया था बृजवासी जी? देखिए ऐसा है कि पूरे इतिहास को जब हम देखते हैं, देश के इतिहास को, भारत की जो संस्कृति रही है, भारत की संस्कृति में और इसके इतिहास में अमीरों का इतिहास नहीं मिलता है, फकीरों का इतिहास मिलता है। और जब भी कोई बदलाव हुआ है, बड़ा बड़ा बदलाव फकीरों ने किया है। बिल्कुल। और सत्ता को, व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, परंपराओं को, रूढ़िवादिता को, हर चीज को फकीरों ने चुनौती दी है हमेशा से। तो ऐसा नहीं है कि पैसे के बल पर ही सब कुछ किया जा सकता है। आप पहले जयभान सिंह पवैया का आपने नाम सुना है या नहीं सुना है? इस देश में एक नेता हुए थे जयभान सिंह पवैया, और ग्वालियर से चुनाव लड़े थे और सांसद बने थे, और ग्वालियर स्टेट को उनके भय से सीट छोड़ना पड़ा था। और जयभान सिंह पवैया एकदम रोड छाप आदमी थे, उनके पास अब एक झोला टांग के चल देना था। तो ऐसे लोग भी जीते हैं। बिल्कुल। और किंग महिंद्रा जैसे लोग भी इसी जहानाबाद में चुनाव हारे। तो पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता है, ये सब वहम है। एक बात सत्य है, पैसे से लोग क्यों चुनाव जीतते हैं? क्योंकि पूरे 5 वर्षों तक ये अपना व्यापार चलाते हैं और चुनाव के वक्त सीधे आ जाते हैं चुनाव में टिकट लेकर किसी पार्टी से, और सारे के सारे प्रत्याशी ऐसे ही होते हैं। तो जनता सोचती है कि अब इसमें से पहले से भी कोई साथ में नहीं रहा और ना कल भी कोई साथ रहे, ये तो व्यापार करने आया है। तो निश्चित रूप से जनता भी उनसे अपना कुछ पैसा ले लेती है, जनता उसी के आधार पर वोट कर देती है। लेकिन अगर कोई जनता के बीच लगातार बना हुआ रहे, उसके मुद्दे पर लड़े, उसके घर जाके भी नमक रोटी उसके साथ खाए, अगर गरीबों के दरवाजे पर बैठ करके उसे रोटी खा लीजिए, उसके साथ में रोटी अचार जिस दिन खा लीजिएगा, हम समझते हैं कि पक्का वोट हो जाएगा। लेकिन आप सोचिएगा कि नहीं, हम रेस्टोरेंट वाला ही खाना खाएंगे, तो पैसों से सेंटिमेंट नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन राजनीति में तो पैसा खर्च होता ही है, बोरे तो खुले ही थे। बंसीधर बृजवासी ने कितना बोरा खुला? हमारे पास में न बोरा था जी, हम तो झोला लेकर के निकले थे कि भाई सभी लोग इस झोला में वोट डाल दीजिए, तो हम झोला लेकर निकले थे। हम बोरा लेकर क्यों घूमेंगे? बोरा वाले लोग हम लोग नहीं है जिनके पास बोरा है। अच्छा एक बात बताइए कि पैसा लोग लेकर के निकलते हैं बांटने के लिए, पैसा पकड़ा भी गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीतामढ़ी में पैसा पकड़ाया भी था और लोगों ने खूब पैसा बांटा। तो काउंटिंग के समय हम लोग सभी प्रत्याशी बैठे थे, सब अपना अपना रोना रो रहे थे कि हम इतना खर्च कर दिए। ये लोग बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो सभी लोग अपना अपना दुखड़ा रो रहे थे। तो अगर आप राजनीति को व्यापार समझिएगा तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। तो यही हाल होगा, यही हाल होगा। हम राजनीति को कभी व्यापार नहीं समझते, राजनीति को सेवा समझिए। और अगर आप जनता की सेवा में हैं, उनके साथ अगर जुड़े हुए हैं और लोगों को विश्वास आप पर हो गया, तो कोई आपको हरा नहीं सकता और किसी के आलम्बन की जरूरत नहीं है। जनता खर्च करती है। हमने जो कुछ भी किया है, इसमें शिक्षकों ने, अन्य लोगों ने हमें सहयोग किया है, सहयोग किया है। और आपको मैं बताता हूँ, सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने भी सहयोग किया है। बिल्कुल, उस पर भी हम आएंगे जी। मैं गया, एक कैंडिडेट ने मुझे कहा कि मैं 5 करोड़ खर्च करूंगा। कैंडिडेट ने कहा कि मैं चूंकि मैं सभी से मिलता हूं और कभी भी मैं प्रतिद्वंदिता का भाव नहीं रखता हूं, मैं सभी से मिलता हूं और मैं कहता हूं कि मैं उम्र में सबसे छोटा हूं, आशीर्वाद का मैं हकदार हूं।
तो मैं जाता हूँ लोगों के बीच, जो भी बड़े बुजुर्ग मिलते हैं मैं पैर छू के उनका आशीर्वाद लेता हूँ। तो अगर मैं गया बड़े लोगों के घर पर जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, तो लोगों ने, मैं एक शिक्षिका के घर गया था, उनके घर पर मैं गया तो सबसे पहले एक शिक्षिका के घर पर मैं गया था शुरुआत के समय में ही, तो 1 डब्बा कलम मुझे दी थी वो, अच्छा। और 2100 रुपया दी थी। उस समय मैं किसी से कुछ मैं पैसा माँगने नहीं गया था, मैं ऐसे ही गया था कि आप लोग वोटर बन जाइए। सत्ताधारी पार्टी के लोगों के यहाँ भी मैं गया तो उनके यहाँ बैठा, उन्होंने नाश्ता कराया और चलते समय 5100 रुपया गिफ्ट किया, कहा कि आप अच्छा। लीजिए। ऐसे करके मैं जिनके पास भी गया, चूँकि लोग जानते हैं तो शुरू से मेरे स्ट्रगल को देखे हैं, तो दिल से लोगों ने आशीर्वाद दिया है। और यह स्नेह मैं चाहूँगा कि ईश्वर मुझे हमेशा इस स्नेह का पात्र बनाकर रखें, और लोगों का स्नेह यही बना रहे, और लोगों का साथ स्नेह रहेगा, हम संघर्ष करते रहेंगे, लोगों के लिए हम लड़ते जूझते रहेंगे। देखिए, हमारे पास जो जानकारी आई, जो खबर आई, हमें पता ये चला ब्रिजवासी जी कि 11 रुपए से लेकर 11,000 तक लोगों ने चंदा दिया है जी आपको। जी, मुझे दिया। जी। मुझे 11 रुपए आप कहती हैं, मैं तो देखा हूँ मेरे अकाउंट में जब मैसेज आता था तो 1 रुपए का भी मैसेज आया है। 1 रुपए का भी 1 रुपए मैसेज का आया है। हो सकता है वो ट्राई किए होंगे कि 1 रुपया जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन 1 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक लोगों ने भेजा है। और लगभग मुझे लगता है कि सब तो हमने जोड़ा नहीं है, जब पैसा आता गया खर्च होता गया, 6 से 7 लाख रुपया लोगों ने भेजा था, सब खर्च हो गया, जिसमें 1.5 लाख रुपया बचा हुआ था। अभी भी बचा हुआ हाँ, है। उसमें से 1.5 लाख में से आज 50,000 रुपया हमने खर्च कर दिया है लोगों को। आज यहाँ पर सभी लोग आए थे तो लोगों के भोजन की व्यवस्था हमने की थी। लगभग 50,000 के आसपास रुपया आज यहाँ उस पर खर्च हुआ है। अभी भी 1 लाख रुपया बचा हुआ है। 1 लाख रुपया अब भी बचा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो यह है जी। और यानी कि आज भी खाता और बही जो है वो आप मेंटेन कर रहे हैं। जो अकाउंट में बचा हुआ है सो बचा हुआ है। बहुत इसमें मैं गया था कमिश्नरी में कि चुनाव के खर्च का हिसाब देना होता है, लेकिन इसमें चुनाव के खर्च का हिसाब नहीं देना होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हिसाब इसमें देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सोचा था कि सब बिल बना करके देना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो जो मेरे अकाउंट में है सो है। मुझे अनुमान है कि लगभग इतना बचा हुआ है। हाँ, इतना लगभग 1 लाख रुपए के आसपास से बचा हुआ है उसमें से। अच्छा, देखिए, जैसे ही आपको जीत मिली वैसे ही गूगल पर कुछ सर्च होने लगा। जो सबसे ज्यादा इस वक्त सर्च हो रहा है गूगल पे वो यही है कि बंसीधर ब्रिजवासी हैं कौन। तो हम चाहेंगे कि शॉर्ट में, ब्रीफ में थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं एक बर्खास्त शिक्षक हूँ जी। मेरा परिचय तो शिक्षक से है। तो शिक्षा मित्र के रूप में 2005 में मेरी बहाली हुई थी। थोड़ा बचपन के बारे में भी ब्रिजवासी जी। देखिए, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, और बचपन में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई लिखाई मेरे घर पर रह करके हुई है। जब मैं 9वीं कक्षा में चला गया तो मैं देहात में ही रहा, कहीं मैं शहर नहीं गया, लेकिन घर से कुछ दूरी पर जैतपुर में मैं वहाँ रहता था, और वहाँ पर मैं पढ़ा और गुरुजनों का सानिध्य मिला। सरकारी स्कूल में ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। बाद में जब मैं मैट्रिक पास किया तो एलएस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, और मुजफ्फरपुर का प्रतिष्ठित महाविद्यालय है लंगट सिंह महाविद्यालय, वहाँ से बीएससी, आईएससी और बीएससी में वहाँ से किया। और एमएससी बिहार यूनिवर्सिटी के पीजी जूलॉजी डिपार्टमेंट में मैं था, पीजी प्रीवियस का स्टूडेंट था। उसी समय शिक्षा मित्र की बहाली हुई। क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो पुराने ज़माने के जो शिक्षक थे उनकी इच्छा होती थी कि मेरा बेटा भी शिक्षक बन जाए। मुझे लगता था कि राष्ट्रपति का पद मिल गया। तो उन्होंने कहा कि ज्वाइन कर लो शिक्षा मित्र के रूप में। मैंने कहा कि बाबूजी मैं जाकर क्या करूँगा शिक्षा मित्र बनकर। तो उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं होगा तो तुमको 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस अगर मिल जाएगा तो तुम बीएड कर लोगे इसके आधार पर इग्नू से। उस समय बीएड करना बड़ा डिफिकल्ट था, बीएड नहीं होता। तो बस इसी के लिए मैं गया था कि 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे मिल जाए। मैं जब वहाँ गया तो शिक्षा मित्रों की हाजिरी अलग बनती थी। 50 रुपये रोज़ पर लोग बहाल थे। और एक शिक्षा मित्र के घर पर मैं गया, गर्मी का दिन था। जब मैं गया तो उनका एक बच्चा था, वह एक आइसक्रीम खाने की जिद किया। आइसक्रीम बेचने के लिए आया था गांव में, और उस शिक्षा मित्र के पास में अपने बेटे को आइसक्रीम खरीद कर देने की स्थिति नहीं थी। मेरे आंख से आंसू टपक पड़े, और मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि शिक्षा मित्रों के आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़नी है और इनको न्याय दिलाना है। और मेरा सारा ध्येय बदल गया। बीएड क्या होगा, बाद में कैरियर क्या होगा, मैं सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा कि नहीं, इसकी लड़ाई पहले हो। और उसी दिन से हमने संघर्ष करना शुरू कर दिया। आपको बताएं कि उस समय भी 2005 में मेरी 20 साल की उम्र अवस्था थी मेरी,
और उस 20 साल की अवस्था में शिक्षा मित्रों के लिए एक केस लेकर मैं हाई कोर्ट आया था। उसमें 1.5 लाख शिक्षा मित्र थे। तो एडवोकेट ने पूछा कि उम्र कितनी है, तो मैंने कहा 20 साल। तो नीचे से ऊपर तक देखते रह गए। कहा कि 20 साल का लड़का आया हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए। मैंने कहा जी। और 2005 के ही दिसंबर में हमने रथ यात्रा निकाली थी। पूरे बिहार में हमने रथ यात्रा लेकर चल दिया और फिर शिक्षा मित्रों को एकजुट करके, शिक्षा मित्रों के लिए आपने रथ यात्रा निकाली? जी, रथ यात्रा निकाली गई थी। और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन हम लोग पटना यही आर ब्लॉक चौराहे पर आए थे और यहीं पर अनशन स्टार्ट हुआ था। 12 दिनों तक चला था और हम लोग यहाँ पर बैठे और जो शिक्षा मित्र 11 महीने के लिए अपॉइंट हो रहे थे उनको 60 साल की पक्की नौकरी हमने करवाई थी। वो हमारा अनशन था। 26 जनवरी को हम लोगों ने आर ब्लॉक चौराहे पर झंडा फहराया था। सरकार को झुका दिया था? सरकार को झुकना पड़ा। तो ये लड़ाई हमारी हुई थी, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। और उस समय में जब कोई भी आता था, पहली बार जब मिलता था तो सोचता था कि 20 साल का लड़का ही नेता हो गया, क्या लड़ाई लड़ेगा। लेकिन जब जुड़ते थे लोग तो हम अपने बातों से, हम जब कोई भी बात रखते थे अपने तर्कों से, तो वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी भी ताली बजाते थे। अच्छा। हाँ, ये सभी लोग इम्प्रेस्ड रहते थे क्योंकि हमने रोटी की लड़ाई लड़ी है। हमारे जीवन का ध्येय देखिए, आज भी मेरा मूल मकसद है कि जो रोटी के मुद्दे पर, रोटी के लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा हो तो सारी बातों को भूल करके, सभी चीज़ों को छोड़कर उसके साथ खड़ा हुई। हमारे जीवन का यही ध्येय रहा है। अच्छा, शादी कब हुई आपकी? 2008 में मेरी शादी हुई। 2008 मतलब बहुत कम उम्र में शादी भी कर लिया? नहीं, कम उम्र में कैसे शादी हो जाएगी। कम उम्र नहीं थी। कितनी उम्र थी? लगभग 24 साल। हाँ, 24 साल तो कम ही होती है। 25 साल। 24 साल में शादी हो गई। 24-25 साल। तो लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी, नहीं, क्या था? नहीं, मैं तो शादी के पक्ष में ही नहीं था। वो तो सब फिर? वो पिताजी का दबाव था क्योंकि वो गांव घर के लोग चाहते हैं कि समय से सब कुछ हो जाए। तो शादी के समय की बात आप कर रहे हैं तो उस समय भी वही रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी। अच्छा। 2008 में भी फिर एक रथ यात्रा निकली थी। तो रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी और उसी समय मेरे ससुर जी आए थे। तो उनको किसी ने भेज दिया, जहाँ हम लोग रहते थे, एक लॉज में हम लोग रहते थे। तो वो आए और आंदोलन की तैयारी चल रही थी। तो मोबाइल पर इतना फ़ोन आ रहा था कि वो आए तो चुपचाप खड़े थे और मैं लगातार बात कर रहा था। लगभग 1-1.5 घंटे तक फ़ोन कटता था, आता था, बात करते करते, तब तक वो खड़े रहे। जब मोबाइल डिस्चार्ज होकर के बंद जब हो गया, तब बंद होने के बाद मैंने राहत की सांस ली और तब मैंने कहा कि आप कहाँ से आए हैं? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हम संबंध करने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा कि अब बताइए कि हम यही सब काम करते हैं, ये लेकर इनकलाब जिंदाबाद हर दिन करते हैं, आपको अगर पसंद हो। तो मैं जानबूझ करके भड़काना चाहता था कि टूट जाए। हाँ, मैंने कहा कि देखिए, कौन व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को अपना दामाद बनाना चाहेगा कि जो दिन भर इनकलाब जिंदाबाद करेगा, हर दिन पुलिस की लाठी खाएगा, रोड पर सोएगा। कौन चाहेगा कि बेटी ऐसे आदमी को दे? जी। तो मैंने कहा कि आप बताइए कि आप चाहेंगे। लेकिन उन्हें पसंद आया, कहा कि नहीं, संघर्षशील लड़का है। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया क्योंकि मेरे वाइफ के दादाजी जो थे वो उस जमाने के मुखिया थे और वो भी कम्युनिस्ट के लीडर थे। अच्छा। तो वह परिवार भी पहले से संघर्षशील परिवार रहा है, इसलिए वो लोग इसको महत्व देते हैं। आपको हैरत होगी कि मेरे ससुर जी ने कहा कि शादी के पहले कि जब शादी का दिन नज़दीक आया तो कपड़ा खरीदने के लिए लोग ले जाते हैं लड़का को, चलिए कुछ कपड़ा खरीदने। तो जिस कपड़े की दुकान में हम लोग गए थे तो दुकानदार ने कहा कि कैसा कपड़ा दिखा दें। तो मैंने कहा कि खादी का कुर्ता पैजामा 2 दे दीजिए। तो कहा कि आप शादी करने जाइएगा तो खादी का कुर्ता पैजामा पहन के जाइएगा। तो मैंने कहा कि आप मुझको कोट पैंट खरीद के दे दीजिएगा, तो हम ये कोट पैंट और शेरवानी पहन करके हम ही जाएंगे रोड पर इनकलाब करने के लिए। हमको तो रोड पर सोने की आदत है, तो दे दीजिएगा तो काम भी आएगा। और बहुत सामान्य कम कीमत की कपड़ा हमने कभी, मैं अपने तो फिर शेरवानी पहनी कि नहीं पहनी? नहीं, वही कोट पैंट सिलवा दिया था, मैं वही पहनना था। अच्छा। ये सब चीज बहुत, मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। तिलक लिया? कुछ नहीं। यहाँ तक कि लोग जो है सामान से अंगूठी देते हैं, चेन देते हैं। मैंने कहा सोने की अंगूठी वगैरह भी कुछ नहीं है? कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा कि जो देना होगा अपने बेटी को आप दीजिए, मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। बस यही है कि चूँकि मेरी जब वाइफ जब आई तो विदिन ए वीक कोई नई नवेली दुल्हन आवे और उसको 1 सप्ताह के अंदर सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों से मैं मिलवाया। मैं कहा कि चलिए पहले आप मिलिए। डीएम से मिलवाया, एसपी से मिलवाया, आईजी, डीआईजी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अपनी वाइफ को 20 बार भेजा था। अच्छा। गाँव कारण?
गांव के मुद्दे पर, वहां पर मनरेगा मजदूर संघर्ष कर रहे थे। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, उसमें 274 ऐसे नाम पर पैसे की निकासी की गई मनरेगा मजदूर की, जिस नाम का व्यक्ति कभी जन्म ही नहीं लिया मेरे यहाँ। अच्छा। और उसमें मृत लोगों के नाम पर भी पैसे की निकासी हुई। एक खबर हमने दी थी, मुर्दे ने मनरेगा में चलाई कुदाल, मरे। तो ये सारी खबरें वो हमारी थी, वो हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। और उसमें 54 या 55 पर FIR हुआ था, इसमें 5 वीडियो पर भी FIR हुआ था, 251 पन्ने का FIR हुआ था विजिलेंस में। बड़ी लड़ाई हम लड़े थे उसमें। तो नरेगा में घोटाला का सबसे पहला भंडाफोड़ हमने किया था। तो उसमें अपने वाइफ को भी हमने शामिल किया था, और मैं इसलिए शामिल करता था क्योंकि मैं जानता था कि कब मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, कब क्या होगा नहीं होगा। तब तो ये नई आई है तो कहेगी कि कहाँ फंस गए, तो कम से कम पहले समझी बुझी रहेगी तो कल को संघर्ष करेगी। अब जब भी हम कोई संघर्ष करते हैं, देखिए मेरा पूरा परिवार साथ रहता है, बेटा बेटी पत्नी सबको ट्रेनिंग अभी से दे रहे हैं आप? सभी लोग। देखिए ऐसा है जी, जब मैं अनशन पर सोया हुआ था आपके ECR ब्लॉक चौराहे पर, उस समय में उपेंद्र कुशवाहा जी, ये भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री थे, इनको लोगों ने घेरा। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम चल रहा था, तो लोगों ने घेरा इनको जा करके कि हमारे शिक्षक बैठे हैं अनशन पर, आप बात करिए। उन्होंने टेलीफोनिक हमसे बात की मोबाइल पर, और कहा कि आप बैठे हैं कड़ाके की ठंड में, तो आप बैठिए, लेकिन अपने बेटा बेटी और बच्चे को, छोटा छोटा बच्चा को क्यों लेकर के आप बैठे हुए हैं, इन लोगों को घर भेज दीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा कि जब हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं तो हमें पता नहीं है कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे या हारेंगे। भविष्य तो मैं नहीं जानता हूँ, परिणाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों के साथ यदि मैं इसमें बैठा हूं, मैं इस लड़ाई को हार भी गया, जीवन में सफलता न भी मिली, तो हमारे बच्चे जिस दिन बड़े होंगे उस दिन बड़े ही फक्र के साथ कहेंगे कि मेरा बाप अपने अधिकारों के लिए बड़ी बहादुरी से लड़ा था। कम से कम यह संतोष उसके मन में होगा। इसलिए इन लोगों को मैं साक्षी बनाना चाहता हूँ अपने संघर्ष का। इसलिए अपने बच्चों को, सभी चीज को हमने इन चीज़ों में इन्वॉल्व करके रखा है कि नहीं, क्या करिएगा, बहुत करिएगा, IAS IPS बना दीजिएगा, इंजीनियर डॉक्टर बना दीजिएगा, सब बना दीजिएगा, लेकिन कोई संघर्ष की कीमत को कोई नहीं समझेगा, मूल्य को नहीं समझेगा, तो अब क्या है, अब कोई संघर्ष करना चाहता है? बिल्कुल जी। मैं जिस शहर से आता हूँ, मैं तो बहुत चिंतित रहता हूँ। आपको मैं ऐसा वाकया बताऊंगा, आप आश्चर्यचकित रहेंगे। जब मैं छात्र संगठन चलाता था, तो मुजफ्फरपुर शहर में हर छोटी बड़ी घटना पर प्रतिक्रिया होती थी। मेरा बहुत कॉन्शियस शहर रहा, बहुत छोटी बड़ी घटनाओं पर प्रतिक्रिया होती थी। वहाँ पर अच्छे अच्छे कार्टूनिस्ट थे जो बड़े बड़े पर्दे पर कार्टून बना करके और शहर के चौराहों पर लगा देते थे, व्यंग नेताओं पर, अधिकारियों पर। आज मुजफ्फरपुर शहर खामोश हो गया। आज जो छोटी छोटी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला शहर था, आज बड़ी बड़ी घटनाओं पर मौन रह जा रहा है। और यह कमोवेश पूरे बिहार की स्थिति हो गई है, क्योंकि सभी शहरों को पॉलिटिकल सिंडिकेट ने अपने आगोश में ले लिया है। किसी को कोई पनपने नहीं दे रहा है, कोई स्ट्रगल करना नहीं चाह रहा है। हम लोग पुतला बांध करके पहले से रखते थे, जब छात्र संगठन चलाते थे तो पुतला बांध करके रखते थे। हुआ क्यों, एक वाकया है कि रात में दरभंगा की पुलिस ने छापा मारा हमारे लॉज पर, जिस लॉज में हम रहते थे। अच्छा, तब शादी नहीं हुई थी? तब शादी नहीं हुई थी, अर्धरात्रि का समय था, और उसमें पुलिस जब छापा मारी, किसी अपराधी को पकड़कर पुलिस लाई थी, तो उसने किसी अपराधी का नाम लिया, कहा कि इसी जगह पर रहता है, और वो लोकेशन बताया था, तो पुलिस आई थी। पुलिस जब आई तो कमरा खुलवाया गया। हम लोग अचंभित थे, हमने कहा कि क्या बात है, तो पुलिस पूछी कि अरे बताओ इसमें कौन है, तो किसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि जिसका नाम लिया वहाँ कोई था नहीं। जब एक कमरे को खोला गया तो उसमें 3 पुतले बनाकर रखे गए थे। अच्छा। तो DSP ने मुझसे पूछा कि यह क्या है, मैंने कहा कि पुतला है। कहा कि पुतला ये क्यों बांध करके रखे हैं? तो मैंने कहा कि मुजफ्फरपुर शहर है और हम इस शहर में हम लोग छात्र संगठन चलाते हैं। जब कोई घटना घटती है तो संगठनों में होड़ होती है कि हम इस पर पहले पुतला फूकेंगे, हम पहले निंदा करेंगे, हम पहली प्रतिक्रिया देंगे। तो उस होड़ में अगर कोई आज घटना घटी, अखबारों में कल खबर छपेगी तो कल और संगठन प्रतिक्रिया देंगे, और टेलीविजन से अगर हमें मालूम हो गया कि आज घटना घटी है तो आज शाम में पहला पुतला हम फूकेंगे, इसलिए पुतला पहले ही बांध के रखते हैं कि बांधने की जरूरत नहीं पड़े। तो हम लोग इतने फिर क्या जवाब मिला? बहुत लोग खुश हुए। अच्छा, खुश हुए। पुलिस के लोग थे, क्योंकि लगा कि जिन्होंने कोई देखा छात्र संगठन चलाने वाला तो अपराधी नहीं ना होगा, फिर वो लोग चले गए वहां से। लेकिन हम लोग इस तरीके के लोग थे, हर छोटी बड़ी घटना पर प्रतिक्रिया देता था शहर, हम लोग उसमें काफी सक्रिय रहते थे। और छात्र संगठन से मैं 9th क्लास में जब था तो स्टेट बैंक के मैनेजर को सस्पेंड कराया था, वही मेरे 9th क्लास में आपने स्टेट बैंक के मैनेजर को सस्पेंड करा दिया? क्यों? 9th क्लास में मैं था, उसमें छात्र संगठन से हम जुड़ गए थे।
उस समय छात्र संगठन के लोग जाते थे, और चूंकि मैं शुरू से ही अच्छा बोल लेता था, तो मुझे वे लोग बहुत स्नेह देते थे। और कॉलेज में कोई अगर छात्रों का कार्यक्रम हो तो उसमें मुझे लोग बुला करके ले जाते थे। एक वाकया यह हुआ कि जैतपुर कॉलेज के एक प्रोफेसर थे सावलिया तिवारी, वो मेरे पिताजी को भी पढ़ाए हुए थे, बहुत पुराने टीचर थे, आज संभवतः अब नहीं रहे। वो सावलिया तिवारी जी गए बैंक में, और प्रोफेसर थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। तो बैंक के मैनेजर ने र्यूडली बिहेव किया, तो उन्होंने कहा कि देखो यह मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। तो हम लोगों ने क्या किया कि बैंक प्रबंधन के खिलाफ वहीं बैंक के सामने एक सीरीज का पेड़ है, अभी भी है, वहीं पर हम लोगों ने 2-3 चौकी लगा दी, और वहीं पर बैनर लगा दिया, और एक रजिस्टर खोल दिया कि जिनको भी बैंक प्रबंधन से कोई शिकायत हो, शिकायत दर्ज कराएं। और वहीं कॉलेज में एक कार्यक्रम था, जैतपुर स्टेट के विजेंद्र बाबू थे, उनकी पुण्यतिथि थी। तो उसमें पत्रकार लोग, आजकल की तरह अखबार उस समय में नहीं था, उस समय पूरे प्रादेशिक खबरें छपती थी। मुजफ्फरपुर से कुछ पत्रकार लोग गए थे। जब गए तो उन्होंने उस आंदोलन को देखा, बड़ी खबर छप गई कल भी अखबार में, और खबर जब बड़ी सी छपी, बैंक ने संज्ञान ले लिया, बड़ी अधिकारियों ने, और मैनेजर साहब को सस्पेंड करके बगहा पनिशमेंट में भेज दिया, हेडक्वार्टर बनाकर। तो मुझे, तब आप मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था, जी। तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा काम यही है। अच्छा तो जी। इस कारण से हाँ। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं ये अच्छा काम है, और तब से हम लोग संघर्ष में बहुत विश्वास में। यानी कि स्टूडेंट लाइफ से ही आप काफी ब्रेव रहे हैं। हाँ, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे ब्रिजवासी जी, कहा भी जाता है कि जो बहादुर लड़के होते हैं तो उनको खूब प्रपोजल्स भी मिलते हैं, यानी कि वो लड़कियों से भी घिरे रहते हैं। तो क्या आपको भी प्रपोजल वगैरह मिला था? किसी लड़की ने कभी अप्रोच किया था? देखिए ऐसा है कि शर्मा भी गए, देखिए आप। नहीं शर्माते नहीं, जो हकीकत में यथार्थ बताता हूँ। देखिए मैं गांव से आया हुआ लड़का था, कभी कभी गर्दन पर गमछा रखे हुए देखते, हवाई चप्पल में पहनता था, कभी जो अंडर सेटिंग शर्ट करते, मैं अंडर सेटिंग शर्ट भी नहीं करता था। ऐसे ही आपको देखने से लगता है कि एकदम गंवई लड़का है, तो हम लोग को कौन ढूंढता है। लेकिन 2-3 ऐसे परिवार के लोग रहे, क्योंकि हम जिस छात्र संगठन में थे उसमें लड़कियां जुड़ी हुई थी, तो सभी जो उसमें सीनियर लड़कियां थी सबको हम दीदी कह के संबोधित करते थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हम वहाँ पर तो लॉज में रहते थे, खुद से खाना बनाते थे। कभी कभी गर्मी के दिन में जब मैं जाता था तो उस परिवार के लोग मुझे वहीं पर खाना खिला करके कहते थे कि सो जाओ, दोपहर में कहाँ जाओगे। मैं सो जाता था, और फिर शाम होती थी तो फिर लोग नाश्ता करा करके जगाते थे। लोग जो बहनें थी जगाती थी कि ट्यूशन नहीं जाना है, जाओ कोचिंग नहीं जाना है। और इस तरह से एक बहन का स्नेह जो मिलना चाहिए वह 2-3 लड़कियों ने दिया है। आज भी आपको याद आज भी याद नहीं, आज भी वही स्नेह का भाव है, आज भी मेरे सामने मिलते हैं, वही सम्मान है। क्योंकि हम लोगों ने, देखिए अभी जिस समय की बात है, हम 1998 में मैट्रिक पास करके आए थे, उस समय में जिन परिवारों से मैं जुड़ा, हम लोगों ने बहुत सुचिता के साथ, आज भी रिश्ता कायम है, आज भी रिश्ता कायम है, और आज भी उस परिवार में मेरा उतना ही सम्मान है, उतनी ही इज्जत है। हम लोगों ने कभी किसी भी लड़की को जिस नज़रिए से आप जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उस नज़रिए से कभी किसी को हमने नहीं देखा, सभी को अपनी बहन माना। आज भी है, जो शिक्षिकाएं भी आज मिलती है, सबको हम लोग अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। और हम लोग का इस दिशा में हम लोग कभी ऐसा कुछ नेचर ही नहीं रखे कि वो जो आज के डेट में जो प्रेम संबंध जिस तरीके से लोग, ये सब चीज़ कभी नहीं। वह स्नेह का बंधन रहा है, राखियाँ बांधती रही हैं लड़कियाँ, राखी बांधती रही है, और ये सब चीज रहा है हम लोग का। और वो लेकिन कोई प्रपोजल नहीं मिला ऐसा, कभी? ऐसा कुछ नहीं, ये सब कभी। चलिए, उस समय हम लोग, ये बात बहुत पहले की है, लगभग 26-27 साल पहले की बात है। तो उस समय में आज की तरह इतने नहीं होता, चलता फिरता रिश्ता नहीं था। अगर कहीं से लोग जुड़ते थे तो जुड़ने का मतलब होता था। और रोड छाप बात हम लोग कभी नहीं किया, हम लोग जो भी काम किए हैं बहुत सुचिता के साथ। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शिक्षक से आप शिक्षक नेता कैसे कैसे बन गए ब्रिजवासी जी? नहीं तो मैं तो बताया कि मैं शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुआ। हाँ। और जब मैं बहाल हुआ, हाँ। पहले मैं छात्र संगठन में था, बिल्कुल, तो नेतृत्व क्षमता तो थी ही। और जब मैं शिक्षा मित्र के रूप में आया और हमने जो दुर्दशा देखी, तो रिवोल्ट तो उसी दिन से हो गया। इमीडिएट कॉज वही रहा, इमीडिएट कॉज वही। आपको शिक्षा मित्र के रूप में जब बहाली हुई हमारी, तो मई लास्ट में बहाली हुई थी, योगदान हम लोगों ने किया। और जून में 30 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ था, 30 दिनों का। और प्रशिक्षण के पश्चात एक हाउस होल्ड सर्वे की ट्रेनिंग होनी थी। तो हाउस होल्ड सर्वे की ट्रेनिंग चल रही थी कांटी ब्लॉक में। मैं वहाँ गया, और कांटी और मरवन दोनों प्रखंड के वहाँ पर शिक्षा मित्र लोग जुटे थे, सैकड़ों की संख्या में, 600-700 लोग रहे होंगे। मैं गया, मैंने पूछा कि किस चीज़ की ट्रेनिंग है,
तो कहा कि हाउस होल्ड सर्वे होना, हम पढ़ाने के लिए बहाल हुए कि हाउस होल्ड सर्वे करने के लिए बहाल हुए, और ये अगर अलग से काम कराइएगा तो कुछ पैसा दीजिएगा। तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मैंने कहा कि बुढ़िया बिस्तर समिति बंद करिए इसको, ये सब हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, खुद भी नहीं किया और दूसरों को भी बहकाना पहला शुरू कर आंदोलन था, दिया। बहकाना नहीं, हमने बंद करा दिया। मैंने कहा बंद करा दिया। या सुनने चले जाओ जहाँ जाना। अच्छा। फिर उसके बाद में बीओ आए हमारे स्कूल पर, कहा आप नेता हैं? मैंने कहा बिल्कुल मैं नेता हूँ। तो आपने बवाल किया। हमने कोई बवाल नहीं किया, हम पढ़ाने के लिए शिक्षा मित्र बनाए कि आपका हाउस होल्ड सर्वे करने के लिए बहाल हुए। आज भी जो स्थिति है, ये शिक्षकों को मूल काम से भटका करके उलूल जुलूल काम करवाते हैं ये लोग। हम पहले दिन से उसका विरोध करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप जिस चीज के लिए हैं, अब आप पत्रकारिता कर रही हैं, तो अब आपको हम कहें कि आप जाकर के खेत में काम करने लग जाइए, कोई तरीका है? बिल्कुल, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। ये लोग इसी तरह से उलूल जुलूल हरकत शुरू से कर रहे हैं। कितने आंदोलन किए हैं अब तक? उसकी कोई गिनती नहीं है, असंख्य आंदोलन। कभी तो गिना होगा। नहीं, इसको कौन गिनेगा? हर रोज आंदोलन है, हर क्षण आंदोलन है। आंदोलन यानी कि खूब लाठियां खाई हैं। लाठी भी हम लोग खाए हैं, आंसू गैस के गोले यहाँ पर चले हैं, हवाई फायरिंग हुई है। अब जो कुछ हुआ है वो तो आरबलक चौराहा का कण-कण उसका गवाह है। कितनी बार लाठियां खाई हैं, कुछ याद है? दर्जनों बार लाठी चली है, 1-2 बार लाठी चली है। आज भी सोते होंगे तो दर्द होता होगा। देखिए, कन कन जवाब दे देता होगा ब्रिजवासी जी। लाठी तो छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। मेरी वाइफ अभी आई है, लेकिन हम लेकर आपके पास नहीं आए हैं। वो अस्वस्थ रहती है, सर्किट हाउस में मैं छोड़ करके आया हूँ। और मैं आपके क्या सामने, हो गया उनको? इसी अनशन स्थल से हम लोग वेतनमान लेकर के पूरे बिहार के शिक्षक गए हैं। हम लोग वेतनमान के साथ साथ कुछ बीमारी भी लेकर के आए हैं। वाइफ को टीबी हो गई इसी अनशन के कारण। मेरे फेफड़ा में पानी हो गया। 12-12 दिन 14-14 दिन अनशन किए हैं। आपको जो लग रहा है शरीर मेरा ये अभी फूला हुआ शरीर है, ये सामान्य नहीं है। हमने टीबी की दवा खाई है 9-9 महीने। तो आप लाठी की बात कहते हैं। यहाँ तो बहुत, सुबह में उठते हैं तो उंगली फूली हुई रहती है, सब सूज जाती है, चेहरा सूजा हुआ रहता है। फिर भी पीछे नहीं हटने का नाम है। वो नहीं होगा। और बच्चों को भी लेके चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। कभी सोचते नहीं है बच्चों के बारे में? नहीं, ठीक है, बच्चे हैं। देखिए, ऐसा है कि कल को कौन संघर्ष करेगा? अगर आप माँ बाप दूर रखते हैं बच्चों को इन सब चीजों से? नहीं, मैं दूर नहीं रखता हूँ। सभी बच्चों, जो भी मेरा आंदोलन होता है उसमें मैं उसको शरीक करता हूँ। हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध जब अपने घर को त्याग करके निकले थे, तो यशोधरा ने कहा, सखी वो मुझसे कहकर जाते तो क्या पग बाधा ही पाते। आप लोगों ने पढ़ा है। और 12 वर्षों के बाद जब वो लौट करके आए थे, जब पहुंचे थे अपने राजमहल में, तो यशोधरा ने उनसे सवाल किया था। कड़वे सवाल थे, और कड़वे सवाल के बीच में उन्होंने कहा, यशोधरा ने कहा, अपने पुत्र को लाकर खड़ा कर दिया, कहा कि जब यह 1 दिन का था तो इसे छोड़ करके आप चले गए थे, अब यह 12 वर्ष का हो गया। और अपने पुत्र को आगे बढ़ा करके, और यशोधरा कहती है कि यह तुम्हारा बाप है, यह तुम्हारा पिता है, यह तुम्हारा जनक है, तो मांगो इसने तुम्हारे लिए क्या विरासत में अर्जित किया है, अपनी विरासत मांगो। हर बेटा अपने बाप से अपनी विरासत मांगता है, तो उसने जो अर्जित किया है वह विरासत तुम्हें देगा, मांगो। तो विरासत में उन्होंने कमंडल बढ़ा दिया था, कहा मैं यही अर्जित किया हूँ, लो मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। तो बाप जो अर्जित करता है वही बेटे को विरासत में मिलता है। हमने संघर्ष के माध्यम से जो अर्जित किया है वही विरासत में मिल सकता है। तो अगर बाप की विरासत पानी है तो इस संघर्ष के मूल्य को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आगे आने वाली पीढ़ी को भी मैं बताता रहता हूँ। ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम यहाँ पर चोरी करेंगे और मेरा बेटा पुण्यात्मा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हम स्ट्रगलर हैं तो मेरा बेटा भी कम से कम स्ट्रगल के मूल्य को तो समझेगा। नहीं तो कल को भी पढ़ के पदाधिकारी तो बन जाएगा, लेकिन कोई संघर्ष करने आएगा तो उसको लाठी से पिटवाएगा। और इंसानियत जब खत्म हो जाए तो फिर पढ़ने लिखने का क्या मतलब रह जाता है। आप इंजीनियर बना लीजिएगा, डॉक्टर बना लीजिएगा, इंसान नहीं बनाइएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे घर पर जो भी लोग आते हैं, आपको पता है मेरे घर पर जितने लोग आते हैं आज के डेट में, मेरे विधान पार्षद बनने के बाद भी, तो सभी लोगों को मेरे बेटा बेटी यही अपने से चाय पिलाते हैं, यही पानी देते हैं, सबकी सेवा यही करते हैं। हमारे यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं। आपके एमएलसी बनने के बाद भी सभी हमारे, बस मेरे परिवार में आज भी मेरी वाइफ ही खाना बनाती है, गार्ड को भी खाना खिलाती है। कोई नौकर भी नहीं है? कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। तो हम लोग नौकर कहाँ से रखेंगे? हम लोग को नौकर रखने के औकात है। ये सब एकदम सामान्य। अब तो आप नेता बन गए हैं। नेता बन गए तो अलग रोब है, अलग मिजाज है, अलग रुतबा है ब्रिजवासी जी। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती। क्या बात है। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती।
जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। क्या बात है, बहुत सुरीली आवाज है आपकी। अरे मतलब हारमोनियम के साथ तो आपको हम अक्सर देखते रहते थे। नहीं तो ऐसा है, मुझे संगीत जी, सीखा है आपने? नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन अपने बच्चों को, हमारे यहाँ संगीत की कक्षा चलती है। अच्छा, इस आप बार सिखाते इस होंगे? बार 7 बच्चे हमारे यहाँ से म्यूजिक टीचर बने। संगीत के शिक्षक आते हैं पढ़ाने के, सिखाने के लिए। तो संगीत के प्रति रहता है, बेटा बेटी को सिखाते हैं कि वो सब हमसे सीख जाए। अब हमसे थोड़ा ही होगा, अब हम तबला थोड़े बजा लेंगे, हारमोनियम, लेकिन हम उन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए साथ साथ कुछ कुछ कर गाते हैं। यानी कि हर फन मौला हैं आप। नहीं, चलिए कोशिश करते रहते हैं। चलिए अब थोड़ा थोड़ा कठिन कठिन सवाल भी पूछेंगे आपसे। ये के पाठक से विवाद कैसे कैसे शुरू हो गया? ब्रिजवासी जी, इतने स्वीट आदमी हैं आप, कैसे विवाद इतना तूल पकड़ गया, इतना बढ़ गया विवाद? नाम सुनते ही सीरियस मैं तो है, नाम सुनते ही सीरियस हो गए आप। देखिए ऐसा है, चेहरे का रंग बदल गया ब्रिजवासी। देखिए ऐसा है। देखिए, हम भारत के लोग हैं, इस मातृभूमि, ये भारत माता इतनी ऊर्जावान धरती है यहाँ की। पूरी दुनिया के अंदर भारत की जो मिट्टी में उर्वरता है और जिस प्रकार के वीरों को यह धरती पैदा करती रही है, ऐसी धरती पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हक बात है। क्यों? एक सैलानी आता है और वो पहुंचता है राजस्थान, और राजस्थान में वहाँ की मिट्टी को अपने थैले में भरता है। एक पत्रकार जाकर उससे पूछता है कि आप मिट्टी थैले में क्यों भर रहे हैं? तो वह कहता है कि मैं पूरे दुनिया में घूमा, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी में जो उर्वरता हमने महसूस की, ऐसी उर्वरता पूरी दुनिया के किसी कोने में हमने नहीं पाई है। इसलिए इस उर्वर मिट्टी को मैं अपने देश ले जाना चाहता हूँ। कहा कि तुम कैसी उर्वरता की बात करते हो? उस सैलानी ने कहा कि भारत की मिट्टी ने जैसे वीरों को जन्म दिया है, ऐसे वीरों को जन्म देने वाली कोई धरती नहीं है। कहा कि कैसे वीर की बात करते हो? कहा कि जहां पर जीत सुनिश्चित हो उस जंग को कोई लड़ लेता है, जहां जीत की संभावना हो उस जंग को भी कोई लड़ लेता है, लेकिन एकमात्र भारत की मिट्टी है और यहाँ के ऐसे वीर हैं जहां पर हार सुनिश्चित हो, मौत सुनिश्चित हो, तब भी यहाँ के बहादुर लोग वीरता के साथ लड़ते हैं और वीरवती को प्राप्त होने में खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और भारत में किले को दुश्मनों की लाखों की फौज घेर लेती है और किले के अंदर मुट्ठी भर लोग रहते हैं। तय है कि बाहर जब निकलेंगे तो उनकी मौत सुनिश्चित है, मारे जाएंगे। तो किले के अंदर बहन बेटियां जौहर करती हैं और मुट्ठी भर लोग लाखों की भीड़ से, लाखों की सेना से लड़ने के लिए माथे में केसरिया बांधकर साका करते हैं। और यहाँ के लोगों का जो सिद्धांत रहा है कि उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसलिए तो उसूलों पे आ गई थी आपके, निश्चित रूप से इसीलिए टकरा गए आप। बिल्कुल, मेरा कहना है कि शिक्षक को आप शिक्षक रहने दीजिए ना। जिन शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, जिसको कबीर ने कहा कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, जिनको ईश्वर से ऊंचा स्थान प्राप्त है, उसको कोई सामाजिक रूप से जलील करे, उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं। कहाँ किया के पाठक ने जलील? कब कर दिया जलील? क्या हो गया पाठक ने तो जो किया वो आप ही लोग चलाए हैं। देखिए सदन के अंदर में शिक्षक को गाली देते हुए वीडियो सुने थे ना जी? आप सुने थे ना? बिल्कुल, आप बता रहे हैं, शिक्षक को गाली दे, शिक्षक को गाली देते थे, प्रतिदिन भीसी करते थे और भीसी में प्रतिदिन वह अधिकारियों को गाली देते थे। तो ये सब चीज तो सार्वजनिक रूप से उन्होंने तो गाली, मुझे लगता है कि उनकी परवरिश जो हुई थी उस परवरिश में कुछ कमी रह गई थी, उनकी परवरिश सही तरीके नहीं हुई थी। अगर परवरिश अच्छी होगी तो बताइए, मैं अब शब्दों का प्रयोग करूंगा गुरुजनों के लिए। ठीक है, आप अधिकारी हैं, आपकी हैसियत क्या है? आप सामान्य से इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट थे, हमारे इतने शिक्षक हैं, पीजी पीएचडी के, आईएएस हैं। आईएएस है तो क्या हो जाता है? आईएएस में से कोई भगवान हो जाता है क्या? आईएएस को कौन पूछता है? किस आईएएस के बारे में बता दीजिए जिस आईएएस के बारे में। काबिल होते हैं आईएएस लोग। क्या होते हैं? काबिल होते हैं। काबिल होते हैं, कौन सी काबिलियत है इनके पास में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना आसान कहाँ है? प्रतियोगी परीक्षा। अच्छा, प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर जाना अगर जीवन का मापदंड होता तो इस देश में केवल आईएएस लोगों का इतिहास पढ़ाया जाता। गांधी का इतिहास क्यों पढ़ाते हैं लोग?
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर जाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी रट करके पास कर लेगा, कोई भी पढ़ करके पास कर लेगा। आप किताबी ज्ञान आपने हासिल कर ली, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर गए, तो क्या आप जीवन के समाज में सोसाइटी की परीक्षा को आप पास कर लिए? भगवान बुद्ध के पास कौन सी डिग्री थी? कौन सा कंपटीशन पास करके आए थे? तुलसीदास के पास कौन सी डिग्री थी? कबीर ने तो कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जो कागज कलम को छुआ नहीं था, उसके विचारों पर आप शोध कर रहे हैं। के पाठक मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, आपने ही कहा था। इतनी बड़ी बात कैसे कह दी थी बंसीधर ब्रजवासी ने? के पाठक मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हत्या कराना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ हत्या कराना। देखिए अभी मैं बताता हूँ, अभी उस दिन राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती थी और मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में बेनीपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जन्मभूमि पर मैं गया था उनको नमन करने के लिए। जब मैं वहां गया तो एक विद्यालय में मुझे लोग कहे कि यहाँ पर विद्यालय है, जरा सा चलिए। मैं गया, उस विद्यालय का वीडियो हमने सार्वजनिक किया। मैंने कहा कि देखिए यही सुशासन की सरकार में सब फेंक रहे थे आप, वो वीडियो हमने भी देखा। आप देखो किस तरीके से झोपड़ी है और 13 वर्षों से उसी स्थिति में स्कूल है और अपग्रेड भी किया गया है। अपग्रेड करके तब उस हालत में है, तो पहले किस हालत में है। और हम वहां पर गए थे, आपको पता है जो बेंच डेस्क हमने दिखाया, उस बेंच डेस्क के सप्लायर ने फिर जो लोग हमारे साथ गए थे उन लोगों को धमकी दी जी। आपके एमएलसी बनने के बाद धमकियां मिल रही हैं। आप देखिएगा अभी बड़ी लड़ाई होगी, आपके चैनल के माध्यम से आवाज उन लोगों तक भी पहुंच जाएगी। बहुत बड़ा रैकेट है। आप शिक्षा भवन में सरगना कौन है इस रैकेट का? जो लोग भी पदाधिकारी हैं और जो ये सब किए हैं, करवाए हैं, तो वही लोग इसमें इन्वॉल्व है, वही लोग कर रहे हैं। जितना ठेकेदार है सब मोटा मोटा चैन सिक्कर पहने हुए सब रहेगा, सोना का सब, और सब अपराधी टाइप का लोग रहता है, वही सब समरसेबुल करवाया है, वही सब ये सब खेल तमाशा सब किया है। साधारण लूट है। तो ये कहां से आ गया कि के पाठक मेरी हत्या करवाना चाहते हैं? हमने लूट का विरोध किया। जब हमने लूट का विरोध किया तो उन्होंने मुझको सस्पेंड कराया, और सस्पेंड जब कराया तो मेरा हेडक्वार्टर उन्होंने मैं नियोजित शिक्षक था, बिल्कुल थे, प्रखंड शिक्षक। तो प्रखंड शिक्षक का दायरा प्रखंड था ना, तो हमारा ये क्या किया कि हेडक्वार्टर बदल करके कर दिया सकरा, घर से 40 किलोमीटर दूर। आखिर जब आप कोई भी नियोजन इकाई अगर किसी को सस्पेंड करेगी तो नियोजन इकाई अपने ही नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन रखेगी। तो आपने वहां नहीं करके और 40 किलोमीटर दूर भेज दिया। मैं वहां ज्वाइन नहीं किया। क्या साजिश थी? इसलिए कि घर से दूर आए तो रास्ते में आते जाते हत्या करा दें, आते जाते हत्या करा दें। बिल्कुल। और इसमें सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व थे। आप मुजफ्फरपुर के डीओ को आपने देखा कि एक शिक्षक के साथ जाकर के मारपीट किया और टीचर को डिसमिस कर दिया गया है। वह टीचर 3 स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया है जिसको डिसमिस किया गया है। यही सुशासन की सरकार, क्योंकि वह व्यक्ति केवल समरसेबुल गाड़ने से मना कर दिया, कहा कि हमारे यहाँ पहले से समरसेबुल है, दोबारा नहीं गाड़ेंगे। बस इतनी सी बात पर जबरदस्ती समरसेबुल गाड़ी है, क्योंकि 2,64,000 रुपया उसमें से निकाल लेना है। तो ये खेल बेल चल रहा था। हम इन चीजों का विरोध किए, लेकिन आप भी कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते थे कि मामले को और पेचीदा कर देते थे। हमें याद है आपने एक पोस्टर लगवाया था ब्रिजवासी जी, साफ साफ कहा था उस पोस्टर में कि ये नियोजित शिक्षकों का घर है और यहाँ पर कुत्ते को और महागठबंधन के नेताओं का आना वर्जित है। बड़ा मुस्कुरा रहे, आप भी कम नहीं है। लेकिन अच्छा एक चीज बताइए कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है, देखिए मैट्रिक जब पास किए थे तो मैट्रिक पास होने के बाद में सर्टिफिकेट मिला। उस सर्टिफिकेट को मैंने पढ़ा, उस पर मोनोग्राम जो है बिहार बोर्ड का, उस मोनोग्राम को पढ़िए। उस पर क्या लिखा है? अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरंग धनु। उसका अर्थ यही है। उसमें एक युवक की तस्वीर दिखाई गई है, हाथ में पुस्तक है, पीठ पर तीर कमान है। बहुत सारे लोग राम का प्रतीक मान लेते हैं, किंतु राम की किसी तस्वीर में हाथ में पुस्तक आपको नहीं मिलने वाली है। उस तस्वीर में आप देखेंगे एक युवक की तस्वीर है, वह राम नहीं है, बस एक प्रतीक मात्र है। और उसमें लिखा है अग्रतः सकलम शास्त्रम, आगे सकल शास्त्र रखिए, पृष्ठतः ससरंग धनु, और पीठ पर तीर कमान भी रखिए। कहा कि किसी को भी पहले शास्त्र से समझाइए, और शास्त्र से न समझे तो शस्त्र से भी समझा देना चाहिए। इतनी बात मैट्रिक पास करने के साथ में सीख लेना। तो आपने पोस्टर से समझा तो पोस्टर हमने कहा कि पॉलिटिकल लोगों को समझाना पड़ेगा ना जी। जो सत्ताधारी पार्टी हैं, जो लोग कल तक घरियाली आंसू बहा रहे थे शिक्षकों के लिए, और शिक्षक मर रहे थे प्रतिदिन, और प्रतिदिन शिक्षक एक्सीडेंट में मर रहे हैं। शिक्षिकाएं बेतिया में रात बिता रही थी स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस तरीके से लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। तो घरियाली आंसू बहाने वाले धोखेबाज लोगों को धोखेबाज न कहूं तो क्या कहूं? जिसने धोखा दिया उसको धोखेबाज कहूंगा, और हमेशा इनको हम आईना दिखाते रहेंगे। हम ये लड़ाई आगे चलेगी। गोरख पांडे एक रचनाकार हुए भोजपुरी में, उन्होंने रचना की है
और उन्होंने उस रचना में लिखा है, क्रांति के रागनी हम त गईबे करब, केहू का ना सहाला त हम का करी, केहू का ना सहाला त हम का करी, झंडा क्रांति हवा में उड़ैबे करब, केहू जरी के बुताला त हम का करी, केहू जरी के बुताला तो हम का करी। अभी भी हम का करी तो क्या करेंगे? अब जिसको बुरा लगता है लगे। हाँ। धोखेबाज को धोखेबाज कहूंगा, चोर को चोर कहूंगा, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहूंगा, हत्यारा को हत्यारा कहूंगा। एक कातिल है, शिक्षकों का खून बहाया है। हम इस व्यक्ति को कभी भी, मैं तो कभी भी व्यक्ति को माफ नहीं कर सकता। के पाठक को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं। 200 से ज्यादा, आप सोचिए जी, पूरे देश के इतिहास को पढ़िए, चाहे वह मुगल सल्तनत हो या अंग्रेजी हुकूमत हो, किसी भी शासन व्यवस्था में यदि किसी एक नौकरशाह के 10 महीने के कार्यकाल में, यह मिस्टर पाठक 10 महीने तक रहे, साल भर नहीं रहे, हम लोगों ने हल्ला हंगामा किया तो उनको साल भर नहीं टिकने दी। 10 महीने के कार्यकाल में 200 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हुई। 200 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हुई है जी। और आप बताइए कि अगर इतिहास के पूरे कालखंड में अगर किसी एक नौकरशाह के 10 महीने के कार्यकाल में, चाहे मुगल हुकूमत सल्तनत हो या अंग्रेजी हुकूमत हो, किसी भी शासनकाल में अगर 200 लोग मरे होते एक संवर्ग के, तो आज इतिहास में काला अध्याय के रूप में आप पढ़ा रहे होते। मैं एक घटना बताता हूं आपको। जिस समय में आपका देश गुलाम हुआ था, 1756 में जो आपको सिराजुद्दौला ने किया था, 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया था, जो उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था। तो 1756 में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को, चूंकि समझ गया था कि ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, हिंदुस्तान को कब्जा करना चाहता है, तो 146 अंग्रेजों को कमरे में बंद किया, जिसमें 123 लोग मर गए थे और 23 लोग जिंदा बचे, किसी प्रकार जान बचा के भागे थे। तो 123 लोगों की जो मौत हुई, उस 123 लोगों की मौत को ब्लैक होल ट्रेजेडी के रूप में पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। 123 लोगों की मौत ब्लैक होल ट्रेजेडी है। अगर 200 लोगों की मौत हुई होती जी, आज वह काला अध्याय के रूप में हम पढ़ा रहे होते। और यहाँ 200 से ज्यादा राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले भगवान से ऊपर स्थान प्राप्त शिक्षकों की मौत हुई, और उस व्यक्ति के कार्यकाल को स्वर्णिम काल बताने पर लोग लगे हुए थे। तो जॉर्ज पंचम जब आया था दिल्ली में, लोगों ने गीत गाया था कि जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। तो हम तो नहीं कह सकते हैं कि ये भारत के भाग्य विधाता है, हमसे ये चीज नहीं होगा। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, और जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, तो हम नहीं कहेंगे। अच्छा, के पाठक से कभी फोन पर बात हुई है? कभी उन्होंने या कभी आपने उनको फोन किया है ब्रिजवासी जी? फोन पर किसी से बात करते थे क्या? कभी मुलाकात हुई? नहीं, जाकर? नहीं, कभी वो किसी से मिलते ही नहीं थे। हाँ। किसी से नहीं। वो हम उस समय शिक्षक थे, किसी से मिलते थे? शाम में केवल वीडियो कॉल करते थे, पदाधिकारियों को मां बहन के गाली देते थे, उनका कारोबार था, दूसरा कुछ नहीं, और इसी के लिए जाने जाते रहे। अच्छा, बर्खास्त जो किया गया आपको जी, खबर मिली तो घर पर तो क्लास लग गई होगी? नहीं, पत्नी ने तो खूब सुनाया होगा कि क्या करके चले आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ही से हम लोग जान रहे थे कि परिणाम क्या होने वाला है, और हमारा परिवार जो है इसके लिए मानसिक रूप से हमें तैयार था। कोई कलेश नहीं हुआ घर? कोई क्लेश नहीं होना। क्या क्लेश होना? रोना पीटना तो हुआ होगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल मेरा बेटा मुझसे पूछा, जब मुझे डिसमिस किया गया, जब उसका पत्र आया, तो मेरा बेटा कहा कि पापा जी आप डिसमिस हो गए हैं, लेकिन आपके चेहरे पर तनिक भी उदासी नहीं है। अच्छा। मैंने कहा कि स्थिति प्रज्ञ भाव में जीना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि किसी के डिसमिस कर देने से हम डिसमिस हो जाएंगे। मुझे भी कानून की समझ है, कोर्ट में लड़ेंगे। और लड़ने ही के लिए जब आ गए हैं, जब कोई लड़ने के लिए आ जाए तो परिणाम की अगर चिंता करेगा तो लड़ेगा क्या? खाक और डर जाए, ऐसा नहीं। देखिए, सांसों का थम जाना ही मौत नहीं है, स्वाभिमान का मर जाना भी मौत से कम नहीं है। बिल्कुल। स्वाभिमान को बेच करके हम जिंदा नहीं रह सकते। मैं शिक्षक का बेटा हूं। मेरे पिताजी ने कहा, मैं बार बार लोगों को कहता हूं, मात पिता का यही वचन है, पुत्र न मेरा कोख ल जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। क्या बात है। लड़ना है, सही मुद्दे पर हम लोग अडिग रहेंगे। मेरे ऊपर कोई इल्जाम यह नहीं ना है कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता था। बिल्कुल नहीं। जब मैं गया अपने विद्यालय में एमएलसी बनने के बाद, राजनीति कर रहे थे आप विद्यालय में? सारे बच्चे हमारे लिए रोए हैं, सारे बच्चे रोए हैं। आप नहीं जानते हैं, अपने बच्चों से बहुत से नहीं करते थे। अभी 8वां पास करके हमारे यहाँ से 2 बच्ची निकली है, दोनों बहन है, सगी बहन है। 3 दिन तक रोती रह गई, क्योंकि हम अपने स्कूल से उसको टीसी दे दिया हम लोग। तो यह लगाव है, हम पढ़ाते रहे बच्चों को,
राजनीति अपनी जगह पर है, शिक्षकों की लड़ाई अपनी जगह पर है, पढ़ाने में भी हम कोई कोर कसर कभी नहीं मैंने छोड़ते। सुना कि आप अपने स्कूल गए और वहां जाकर आपने कहा कि मैं आऊंगा और पढ़ाऊंगा हम भी फिर आप जाएंगे, लोगों हम को। जाएंगे, थोड़ा सा हम रिलैक्स होते हैं तो हम जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, हम्म। पढ़ाएंगे। जब समय मिलेगा तो निश्चित रूप से जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब बर्खास्त हो गए थे तो उसके बाद गुजर बसर कैसा हुआ, ऐसा कैसे किया सब देखिए, कुछ, ऐसा कैसे है, कैसे देखिए हुआ? ऐसा है हाँ। कि हमारा जो परिवार है ना, हम लोग बहुत मितव्ययी लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चूँकि मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। मेरी सास भी जॉब करती हैं, मेरे ससुर भी जॉब करते हैं, और परिवार मेरा मध्यम वर्गीय है। बहुत ऐसा भी नहीं है कि एकदम भोजन को लाले पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर पर भी लोग गए थे, मेरे भाई जी से पूछे, मेरा भाई जी किसान हैं, उनसे पूछा लोगों ने कि भाई आपके बर्खास्त हो गए हैं, तो उन्होंने अब कहा कैसे चलेगा घर? तो उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है, तो आप खेत में हम लोग फसल उगाते ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी नौकरी नहीं करे। मेरा भतीजा है, वो भी अभी अग्निवीर में उसका चयन हो गया है, तो भूखे थोड़े ही मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। इतनी जमीन है कि हम लोगों को कभी खाने पीने का संकट नहीं होता। शिक्षक हैं तो बाल बच्चा को पढ़ा ही देते, उसमें कोई दिक्कत। कहाँ पढ़ रहे हैं बाल बच्चे? सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं मेरे कि बच्चे प्राइवेट स्कूल सरकारी में? विद्यालय में ही है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में है। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, राजनीति में कैसे कैसे आ गए बंसीधर बृजवासी? देखिए, मुझे कैसे राजनीति मन बन गया कि चुनाव लड़ना देखिए है? ऐसा है, इसको राजनीति आप लोग मीडिया हाउस के लोग इसको राजनीति समझते हैं, हम इसको कोई राजनीति नहीं समझते हैं। मैं यही समझता हूँ, नो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट पॉलिटिक्स। नो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट पॉलिटिक्स। आप कोई राजनीति नहीं करिए, इससे अच्छी कोई राजनीति हो ही नहीं सकती है। हम काम करेंगे। राजनीति करना मतलब झूठ साँच बोलना, लोगों को बेवकूफ बनाना, तो ये जितना भी झूठ साँच करिएगा, एक न दिन सबकी पोल खुल जाएगी। तो इससे अच्छा है, काहे के लिए पोल खोलना है और उससे डरना है और कभी कोई साजिश रचनी है। सीधे काम करते जाइए, लोग आज नहीं मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, परसों नहीं मानेंगे, महीनों बाद मान ही लेंगे कि नहीं यही जिन्होंने बात कर रहा है। तो और हम लड़ाई लड़ते हैं रोटी की। देखिए, हम हमेशा लोगों के बीच में जनवादी गीत गाते रहते हैं, गवाते रहते हैं लोगों से। तो हम कोई राजनीति नहीं करने आए हैं, और आपको बता देते हैं बिल्कुल साफ गोई के साथ। आप देखिएगा, मेरा संसदीय जीवन भी रहेगा, उसमें कोई राजनीति नहीं होगी। बात तो करते ही रहेंगे हम लोग, बात मिलते ही होगी, रहेंगे। मुद्दों की बात होगी, जी। और हमारा ये स्ट्रगल है और ये संघर्ष का रास्ता है। पहले सड़क पर थे, अब सड़क पर भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे। तो लड़ाई हमारी जो है वह रोटी की लड़ाई है और संघर्ष है। रास्ता संघर्ष का है और मंजिल मुकाम है सभी लोगों के अस्तित्व की रक्षा करना, सभी के मान सम्मान की रक्षा करना। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर गीत गाते रहे हैं सभी लोगों को। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, और किसी के लिए एक चटाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी बड़ी बातें आप गानों के जरिए कह देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये रात वाला किस्सा क्या है बृजवासी जी? आधी रात को खूब बारिश हो रही थी और आप जाते हैं प्रशांत किशोर से मिलने के लिए, और साथ में एक एमएलसी महोदय भी होते हैं। बारिश हो रही थी एकदम, उसके बाद आप चले गए मिलने के लिए, फिर भी बात नहीं बनी, क्या हुआ था? देखिए, अब तो मैं इस बात को मैं बोलना नहीं चाह रहा था। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, वह व्यक्ति किसी भी चर्चा का टॉपिक मेरे लिए नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति बिहार में जितने गए बीते पॉलिटिशियन हैं, सभी से ज्यादा गया बीता व्यक्ति। वो तो आपको टिकट देने वाले थे ना? मैं टिकट उनसे आप भी गए थे टिकट लेने के लिए? मैं टिकट मांगने यहाँ ही नहीं था। है, आप गए थे आधी रात में, बारिश हो रही थी, पैरवी के लिए साथ में
एक एमएलसी को भी ले लिया था। मैं किसी को नहीं लिया था और मैं टिकट मांगने नहीं गया था। मेरा एक नेचर है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक प्रकृति रही है शुरू से। गांव में भी मैं बताता हूँ, जब मैं छोटा भी था तब भी मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाता था, लेकिन अगर कहीं से जानकारी मिल जाए कि अमुक व्यक्ति ने याद किया है तो मैं एक क्षण भी रुकता नहीं था, उस व्यक्ति से जाकर जरूर मिलता था। ये मेरा नेचर रहा है। मैं ईगोइस्ट नहीं हूँ। हम तो उस संस्कृति में जीने वाले लोग हैं जहाँ पर गाय बछड़ू पीपर पाकर सबको लोग प्रणाम करते हैं। तो आप जिनका नाम ले रहे हैं वो उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आप आइए, तो मैं गया। क्योंकि मुझको क्या, अगर कोई बुला रहा है तो जाने में क्या दिक्कत है। कोई भी बुलाएगा मुझे, तो अपराधी भी बुलाता है मैं उसके यहाँ भी जाता हूँ, नक्सली बुलाता है उसके यहाँ भी जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबसे बात करता हूँ। बात करने क्या हुआ, बात क्यों नहीं बनी? बात वहाँ बनाने में गया ही नहीं था। अच्छा। मैं जो वहाँ, उन्होंने खुद कहा कि हमारे हम तो मुजफ्फरपुर गए हुए थे, 4 कैंडिडेट का नाम आया वहाँ से और हम उससे सहमत नहीं हैं। और फिर उन्होंने वहाँ के लिए जिनको प्रभारी बनाया था, वो जो प्रभारी थे उनके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि आप इनके संबंध में निर्णय कर लीजिए। चूंकि उन्होंने जिसको अभी टिकट दिया था उनका पहला नाम लिया था और पहले ही खारिज कर दिया था कि मैं इनको टिकट नहीं दे सकता। विनायक गौतम को, जो भी है नाम हमसे कहा कि नहीं हम ही ले लेते हैं, विनायक गौतम है ना। तो चूंकि उनका ये पूछिए ना उनसे कि ये हर दिन जो भाषण देते हैं कि पूरे बिहार में 12 से 1250 ऐसा परिवार है जिस परिवार से लोग विधायक सांसद बनते रहे हैं, उस परिवार को हम प्रमोट नहीं करेंगे। तो उस 1200 परिवार में वो है कि नहीं है, और उनसे पूछिए कि अगर थोड़ी सी भी नैतिकता और ईमान बचा हुआ हो तो उन्हीं से जाके पूछ लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था। खुद से उन्होंने उनका नाम लिया था, नाम भी नहीं जानते थे, उनके पिताजी का नाम लेकर के संबोधित कर रहे थे कि उनके बेटा है। तो मैंने उनका नाम बता दिया था कि ये उनका नाम ये है, वास्तविक नाम है। तो उन्होंने कहा था कि हम इनको टिकट नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसी 1200 परिवार से आते हैं। दूसरा कहा कि इनका जो प्रपोजल आया था वह समर्थन के साथ नहीं आया था, विरोध और समर्थन के बीच आया था। ठीक है, समझिए, सीधी सीधी बात है। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो बिहार में राजनीतिक व्यापार करने के लिए आए हैं। हम भी पहले कुछ दिन 2022 में ही, आपको मैं बताता हूँ, 2022 में ही जब नए जब आए थे, शुरू कर रहे थे पदयात्रा, तो उस समय में मुझे बुलवाए थे शेखपुरा हाउस में। तो मैं उस समय गया था, जब बात हुई थी शिक्षा के मुद्दे पर, तो उस समय मुझे उनकी बात अच्छी लगी। चिकनी चुपड़ी बात करते हैं तो कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। तो हमने कहा कि चलिए बिहार में विकल्प की तलाश है, अगर आते हैं तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि एक शिक्षकों का कार्यक्रम करा दीजिए। तो हमने एक वैशाली में कार्यक्रम कराया था। बिल्कुल जी, उनका कार्यक्रम हमने 2022 में, आज जितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, 2022 में उनका एक प्रोग्राम कराए थे। हम निश्चय, मैंने कहा ना कि हम जो है नो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट, हम कोई राजनीति नहीं करते, हम नफा नुकसान देकर के नहीं जाते हैं। हमको कोई बुलाता है, आपको पता है 2014 में लालू जी से टिकट लेकर के हम अपना कैंडिडेट चुनाव लड़ाए थे। तो हम 2014 में उस समय में हमारे संगठन के प्रदेश के जो संयोजक थे उनको हमने एमएलसी का चुनाव लड़ाया था, लालू जी से टिकट लेकर। बिल्कुल। और आपको तो उनके यहाँ भी हम जब कभी वहाँ बुलाया गया तो मैं वहाँ भी गया। भाजपा दफ्तर में मुझे बुलाया जाता है। लेकिन ब्रिजवासी जी, हमारे पास भी जानकारी है कि जब आप दोनों की मुलाकात हुई थी, जब बातें हो रही थी, तो आपने प्रशांत के सामने कुछ ऐसा कह दिया था, कोई ऐसी बात आपने प्रशांत के सामने कह दी थी कि प्रशांत किशोर ने फिर आपको टिकट नहीं दिया। नहीं, मुझे ऐसा कुछ क्या ऐसा कहा था? अब यह मुझे ध्यान में नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी, कोई आपत्तिजनक तो मैं कुछ नहीं बोला हूँ। हाँ, एक बात जरूर है कि मैंने पहले ही कह दिया है कि उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर कोई चैलेंज करता है तो हम उसको। क्या उन्होंने आपको कहा था कि बैठ जाओ? नहीं, हाँ, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मैं कहूँ कि आप अभी बैठ जाइए तो आप क्या कहेंगे। तो मैंने कहा था कि चुनाव लड़ने का निर्णय मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, क्योंकि जब मेरी बर्खास्तगी हुई थी तो लगभग 1 से 1,500 लोग हमारे आवास पर पहुंचे थे और सभी लोगों ने मिलकर तय किया था कि नहीं, चुनाव को लड़ना है। तो मैंने कहा कि ये 1,500 लोगों के निर्णय को मैं पलटने वाला कौन होता हूँ। और चुनाव मैं तो व्यक्तिगत रूप से लड़ नहीं रहा था, पूरा समूह लड़ रहा था। तो हम कैसे अपने से निर्णय बदल देते, और यह पूरे सोसाइटी का निर्णय था। और तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बैठ जाओ? वो मेरा टेस्ट लेना चाह रहे थे कि कितना कॉन्फिडेंस है इस व्यक्ति में। उन्होंने तो यह भी कहा कि हम कहें कि हम भी लड़ेंगे तब। तो मैंने कहा कि तो लड़ने के लिए सब स्वतंत्र आइए, 2-2 हाथ हो जाए, क्या दिक्कत है? आपने प्रशांत किशोर को कहा कि आइए 2-2 हाथ हो जाए? कोई दिक्कत नहीं जी। देखिए, चुनाव का धेज ऐसा है, मैंने पहले ही कहा, पहले भी मैं कहता था कि चुनाव में कौन जीतेगा ये खुदा जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, घर घर में पहुंचे, हर घर में। अच्छा, लेकिन एक बात तो तय है कि नेता आप उसी वक्त से हो गए थे। पूछिए कैसे?
अब आपका नजरिया क्या है, आप बताइए। नहीं मतलब हमारे पास आपके स्टेटमेंट्स हैं बृजवासी जी। जी तब आपने जनसुराज के बारे में कहा था कि ये बिहार की जनता का उम्मीदों का किरण है, उम्मीदों का सूरज है, बिल्कुल आशा का सूरज है। और उसके बाद बंसीधर बृजवासी का एक और बयान आता है, आप कहते हैं कि ये प्रशांत किशोर नहीं है, ये फ्रॉड किशोर है। उसके बाद बंसीधर बृजवासी का ही बयान आता है कि ये जनसुराज नहीं है, ये धन सुराज है। हम गलत नहीं कह रहे हैं, एकदम पलट गया। हम एक कहानी पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, शिक्षक रहे हैं, हमें भी पढ़ाइएगा। बिल्कुल हम पढ़ाएंगे जी। आपसे भी हम सीखते हैं, सीखना चाहिए, व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। हार की जीत एक कहानी है, उसमें एक पात्र है बाबा भारती और उसमें दूसरे पात्र हैं खड़ग सिंह और एक घोड़ा, उसका नाम है सुल्तान। वह कहानी आपने पढ़ी है? बिल्कुल, खड़ग सिंह की कहानी पढ़ी है बचपन में। और उस कहानी की शुरुआत यहीं से है। माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और सेठ को अपने साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें खड़ग सिंह एक डाकू है और वह अपाहिज का वेश बना करके, कोरी कुष्ठ का वेश बना करके और बैठ जाता है और उसकी नजर है बाबा भारती के घोड़े पर। बाबा भारती अपने घोड़े को बहुत लाड़ प्यार देते हैं और घोड़ा भी बड़ा सुगढ़ सुंदर है। वह चाहता है कि इस घोड़े को किसी प्रकार से इनसे ले लिया जाए, लेकिन वह छल करता है और कोरी कुष्ठ का भेष बना लेता है। और जब घोड़ा आता है तो वह कहता है बाबा भारती को कि बाबा हम तो अपाहिज हैं, हमको अगले गंतव्य तक जाना है, मैं चल नहीं सकता हूँ, उसको अपने घोड़े पर बिठा कर वहाँ तक ले चले। बाबा भारती उसको अपने घोड़े पर बिठा देते और जैसे ही वो घोड़ा पर बैठता है, घोड़े की लगाम को थामता है और वह कोरी कुष्ठ का जो भेष है वो पूरा अपना लवादा फेंक देता है और वह असली स्वरूप में आ जाता है, खड़ग सिंह। तो बाबा भारती वहां पर कहते हैं खड़ग सिंह ठहरो। और बाबा भारती ने जो बात कही, उस बात को हर एक संवेदनशील व्यक्ति को सोचना चाहिए, हर एक इंटेलेक्चुअल को सोचना चाहिए और सारे पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए। बाबा भारती ने कहा खड़ग सिंह ठहरो, तुम खड़ग सिंह हो, अपराधी हो और तुमने एक अपाहिज का वेश बना करके हमारे साथ छल किया है। तुम घोड़ा ले जाना चाहते थे, घोड़ा ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं खुशी खुशी तुम्हें मैं घोड़ा दे रहा हूं, लेकिन इस घटना को समाज में किसी से बताना मत, नहीं तो कल जो वास्तविक अपाहिज होगा उसका कोई मददगार नहीं बनेगा। बिल्कुल। ये जो अशांत किशोर है, अशांत किशोर, फ्रॉड किशोर से अशांत किशोर, ये व्यक्ति उस खड़ग सिंह की तरह यहाँ अपाहिज का वेश बना करके और बाबा भारती को छलने का काम किया है। यह व्यक्ति जब आया, आप हैं बाबा भारती? पूरे बिहार के वे सभी लोग बाबा भारती की भूमिका में हैं जो बिहार में तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें बिहार के ये जो तिकरी जो चल रही है पार्टियों की, कभी ये सट कर सरकार बनाते हैं, कभी वो सट कर सरकार बनाते हैं, इनसे लोग ऊब चुके होंगे। जनसुराज वाले भी कहते हैं कि आप बिलो द बेल्ट बात करते हैं। मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। तो जिस समय में ये आए थे, इन्होंने जो दिवा स्वप्न दिखाया था, जो अच्छी अच्छी बातें की थी, तो यह तो खड़ग सिंह का बदला हुआ अपाहिज की भाषा थी ना। तो लोगों ने भरोसा किया कि नहीं, यह हमारे उम्मीदों का सूरज बनेगा। लेकिन जब तिरहुत का चुनाव आता है तो 1200-1250 परिवार आपका कहां चला जाता है? जो गीत गाते हैं आप, उस समय आपका कहां चला जाता है? यानी कि टिकट आपको नहीं दिया तो आप इस तरह से नहीं, ऐसा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी, ऐसा है। मैं टिकट के लिए उनके पास गया ही नहीं था। और मैंने कभी कोई आवेदन दिया था कि आप हमको टिकट दे दीजिए? मैंने कभी कोई आवेदन उनको नहीं दिया था, उन्होंने खुद बुलाया था। और जब बुलाया था तो यह स्वाभाविक है, मैं एकदम आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ इस बात को। अगर कोई मुझे बुलाया और कहा कि नहीं, आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं या आप स्ट्रगलर हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं सपोर्ट लेना चाहते? लेकिन वह सपोर्ट करना और कराना वो अलग की बातें हैं। अब विषय वस्तु वह नहीं है, विषय वस्तु यह है कि आखिर ये जो अपना कमिटमेंट किए थे बिहार के लोगों से, क्या उस कमिटमेंट पर खरा उतरे? 4 जगह जो इन्होंने उपचुनाव में कैंडिडेट दिया, इन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे लोगों को प्रमोट करेंगे। एक भी इनका ग्रेजुएट था। एक जगह तो हम सुने कि डॉक्टर है, वहां पर तो पता चला बाद में वो क्वेक निकले। तो ये सब जो कुछ भी हुआ, और जिस व्यक्ति को इन्होंने वहां टिकट दिया
उनकी हिस्ट्री भी पता कर लीजिए, समाज में कभी कोई कंट्रीब्यूशन रहा है उनका? चुनाव लड़ने से महज कुछ दिन पहले वहाँ मारपीट उन्होंने की थी एक पेशेंट के साथ। अभी एक महिला एडवोकेट ने उनको लीगल नोटिस दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। और उनके परिवार से आज के डेट में मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, उतना सक्षम परिवार है जो चाहे करा। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि बंसीधर बृजवासी पर भी कई मामले दर्ज हैं। हमारे ऊपर सभी आंदोलन के मामले दर्ज हैं। कितने? हमारे ऊपर में अभी 2 मामले हैं। 2 मामले हैं। हाँ, अभी तो ये अभी थोड़े दिन पहले पाठक जी ही करवाए थे। हाँ। लाठी गुलदस्ता वाला। ठीक है। उसके पहले एक केस हुआ था, वो मनरेगा वाला जो बोले ना, मनरेगा मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस समय में जो रोजगार सेवक था बर्खास्त हो गया उसी लड़ाई में, और उसने एक झूठा केस मेरे ऊपर किया था, वो भी केस है। लेकिन उसमें दोनों में पुलिस अपने जांच में असंज्ञेय रिपोर्ट कर चुकी हुई है। ठीक है। अच्छा बृजवासी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी आपने ही बताया था हमें कि कई ऐसे अलग अलग पार्टी के भी नेता थे जो बंसीधर बृजवासी की मदद कर रहे थे पर्दे के पीछे से। कौन कौन से नेता हैं? क्योंकि कई सारी तस्वीरें हैं हमारे पास। नहीं तो नहीं, हमारे पास तस्वीरें हैं तमाम नेताओं के साथ। आप कहिएगा हम नाम बता देंगे। देखिए बात आप कहिएगा हम नाम बता देंगे, तो हम चाहेंगे कि आप ही बता दीजिए। नहीं देखिए ऐसा है, सभी लोग मेरे मददगार थे। तस्वीरें गवाही दे रही हैं इस बात की। देखिए तस्वीर तो कभी की हो सकती है, और तस्वीर गवाही दे रही है, निजी संबंध भी होते हैं जी। अच्छा एक बात बताइए, हमने ये भी सुना कि अमित शाह ने एक मीटिंग में बंसीधर बृजवासी का चर्चा किया है। क्या वाकई में कुछ हुआ था? आप ही अपने भाषण में कह रहे थे। अमित शाह जी बहुत पहले की बात है, 2014 में, हमको लगता है 14 के चुनाव के आसपास। उस समय में 13 में हम लोग का बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद 14 में लोकसभा का चुनाव होना था। उसके पहले भाजपा के दफ्तर में अभी जो देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिस समय पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बुलाकर घंटों हमसे बात की थी। अच्छा। और भूपेंद्र यादव जी ने बुला करके हमसे बात की थी, भाजपा दफ्तर में घंटों बात हुई थी। अमित शाह जी आए थे, उनसे भी हमें मिलवाया गया था। तो सभी लोगों ने कहा कि चूंकि उस समय भी शिक्षकों का बड़ा आंदोलन चल रहा था, तो उन लोगों का कहना था कि आप सपोर्ट करिए। तो मैंने बहुत ही बेबाकी से कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी व्यक्ति से यही पूछता हूँ कि मैं शिक्षक समाज का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं उनके लिए संघर्ष करता हूँ तो मुझे सम्मान देते हैं। तो अगर हम आपकी तरफदारी करें तो कुछ तो मुझे तर्क दीजिएगा ना, कि हम कहेंगे कि नहीं इस कारण से इनको सपोर्ट करिए। बिल्कुल। तो मैंने यही सवाल लोगों से किया कि आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों का पेंशन खा गई इसलिए सपोर्ट कर दें? बिहार में अब तो नहीं रहे, अब तो बोलना भी उचित नहीं लगता है। हमारे आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी तो खुद कहते थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं, वेतनमान नहीं मिलेगा। उनका कहना, जब वेतनमान के लिए हम अनशन पर बैठे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज कहते रहे थे, तो शिक्षकों को तो ये सारी बातें टिस मारती रहती थी। तो ये सब बात हो रही थी, तो मैंने देखिए, मैं पहले भी बोला हूं कि अगर कोई बुलाया तो मैं गया। भाजपा के दफ्तर भी मैं गया, मैं भाजपा के दफ्तर बुलाया गया, और मैं वहां जाकर अपनी बात रखा, शिक्षकों के बात को रखा। घंटों बात चली लेकिन बात नहीं बनी। मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा जी, मैं ऐसा नहीं है कि आप मुझे जो कह दीजिएगा सो कर दें। हाँ, आप हमको बताइए, लॉजिकल बात करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं शिक्षकों के पक्ष में अगर आपने कुछ काम किया है तो हम उस बात को रखेंगे। आप सोचिए, बहुत सारे लोग मुझको कहते हैं कि भाजपा के नेताओं से आपका अच्छा संबंध है। तस्वीरें मैंने तो बताया ही, अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं, सभी पार्टी के लोग मिल जाएंगे, सभी पार्टी के नेता मिल जाएंगे। किस किस के साथ अच्छे अच्छे संबंध हैं? नहीं, ऐसा सभी से अच्छा संबंध है, इसमें क्या दिक्कत है? मुझे कोई मैं तो कोई सिंडिकेट चलाता नहीं हूँ, किसी के पास में जाता हूँ, विनम्र भाव से मिलता हूँ, और सभी लोगों को सहजता से और सम्मान के साथ स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करते हैं। चलिए, वक्त कम है हमारे पास, कई और मुद्दे हैं हमारे पास जिनके बारे में भी हम अब थोड़ा सा शिक्षक और शिक्षकों के मुद्दे से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार जो है वो आंदोलन पर बैठे हुए, क्या लगता है उनकी मांगे जायज हैं या नाजायज हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोला हूँ, फिर बोल रहा हूँ, आपके कैमरा पर बोल रहा हूँ। बीपीएससी बिहार में एक प्रतिष्ठित जो है आयोग था, और बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आज के डेट में अब यह बिहार पेपर लीक कमीशन बन गया। अच्छा, ये कैसा आयोग हो गया है जो कोई भी परीक्षा ले रहा है विवादित है, सब में इनका पेपर लीक हो जा रहा है। जो अभी जो परीक्षा हुई है जिसके अगेंस्ट में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन, तो 12:43 पर इनका क्वेश्चन वह ट्विटर पर घूम रहा था। आप कैसे कहिएगा कि नहीं क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था? 12:43 पर कैसे आपका क्वेश्चन घूम रहा था? शिक्षकों की जब परीक्षा हो रही थी उस समय आपने देखा हजारीबाग में क्वेश्चन रटवाया जा रहा था।
इस देश के अंदर में मेरी जानकारी में बीपीएससी ने एक परीक्षा ऐसी ली थी, ऐसा कोई चयन आयोग नहीं था जो इस तरह की परीक्षा ली हो कि कोई भी परीक्षा जो नौकरी की परीक्षा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, और अपने शेड्यूल टाइम से 3 घंटे विलंब से इसलिए आयोजित की गई क्योंकि यूपी से आने वाली ट्रेन विलंब थी। अच्छा, ये जो बीपीएससी T2 की जो परीक्षा हुई थी, जी। तो यूपी से आने वाली ट्रेन 3 घंटे विलंब थी, तो परीक्षा 3 घंटे डिले करा दी गई। उसमें कौन लोग इनके रिश्तेदार लोग आने वाले थे। और मेरा कहना है कि अगर आप सही हैं, दूसरे का जुबान क्यों बंद कराना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं हम सही हैं, छात्र तो पाक साफ है, तो आप नजर चुरा के क्यों भागना चाह रहे हैं? आप आंख में आंख डाल के बात करना क्यों नहीं चाहते हैं? आप छात्रों को बुला लीजिए, वो जो कुछ आपको साक्ष्य दे रहे हैं आप लीजिए, आपके पास में जांच एजेंसी है, आप जांच कराइए। वो जो बात कर रहे हैं उनकी बात तो सुनिए, आप सुनिएगा भी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। लोकतंत्र निगोशिएशन से चलता है कि आप जो कह दीजिएगा वही चलेगा। कोई यानी कि आप कह रहे हैं कि तमाम सेंटरों की परीक्षा जो है उसको रद्द कर देना चाहिए और री एग्जाम लेना चाहिए। देखिए गड़बड़ी हुई है तो पहले तो देखिए, मैं निर्णय देने वाला मैं नहीं हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप यह कर दीजिए या वह कर दीजिए, लेकिन जो छात्र अपनी बात लेकर के बैठे उनकी बात आप क्यों नहीं सुनना चाहते? ये तो आप खुद जो है प्रश्नवाचक चिन्ह अपने ऊपर खड़ा कर रहे हैं। अगर आप उनसे बात करना नहीं चाहते हैं, 10 दिनों से वहां पर लोग हैं, एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है वहां पर, अच्छा शांतिपूर्वक बच्चे बैठे हुए हैं और आप लाठी से पीट रहे हैं, ये वीडियो देखें। ये तो छात्र लोग सही ढंग से समझ नहीं रहे। प्रबंधित एरिया में चले गए थे, बीपीएससी ऑफिस के पास चले गए थे, जिसके बाद जो है लाठीचार्ज हो गई थी। वहां पर भी तो पीटा गया है। जो नहीं, गर्दनी बाग की वो तस्वीर। तो आप प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर चले गए तो बात करने में क्या दिक्कत है? वो जाकर के वहां तो ऐसा नहीं कि आपके आयोग का कागजात फाड़ रहा था या जाकर के वहां पर कुछ लूट रहा था, ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा था। कोई फरियाद लेकर के जाए। देखिए बड़ी आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राम राज्य चला रहे हैं ये लोग, तो राम राज्य की परिकल्पना करते हैं ना। राम राज्य में जब एक सामान्य सा व्यक्ति पहुंचता है 12 बजे रात में अपनी फरियाद लेकर के, और उसकी फरियाद नहीं सुनी जाती है, और कल हुए जब पता चल जाता है राम जी को कि रात में कोई फरियाद लेकर आया था, नहीं सुना गया, फरियाद नहीं सुनी गई, तो उन्होंने सुमंत को कहा कि मैं आपको निलंबित करता हूं जब तक कि उस व्यक्ति का पता आप ढूंढ करके नहीं लाते हैं कि आखिर वो कौन व्यक्ति था, फरियाद लेकर के आया था। ये था रामराज, यह था रामराज। बिल्कुल। आप मुगल सल्तनत में आप बहुत खराब कहते हैं कि मुगल सल्तनत बहुत, उसमें भी जहांगीर एक शासक हुआ था जो जहांगीरी घंटा लगाया था। कोई जाता था घंटा बजाता था तो राजा खुद निकल करके उसकी फरियाद सुनता था। नहीं, और ये तो सुशासन की सरकार है, ये तो मंगल राज की सरकार है। जंगल राज की सरकार थी, उसमें सब होता तो कोई बात नहीं थी। ये सुमंगल राज की सरकार है तो इसमें तो कम से कम बात सुनी जानी चाहिए ना। बात सुनी जानी चाहिए। चलिए, क्या लगता है डोमिसाइल लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। डोमिसाइल क्यों नहीं होना चाहिए? नुकसान हुआ है बिहार का बेटा बेकार है, बाहरी को रोजगार है, यह सुशासन की सरकार है जी है? ऐसे चलेगा? अच्छा, सबसे ज्यादा प्रतिभा पलायन बिहार का हो रहा है, और आप बाहर के लोगों को यहाँ पर लाकर अपॉइंट कर रहे हैं और आपका बेटा बाहर जा रहा है। ये कौन सी बात हुई भाई? ये सब गलत पॉलिसी है, और यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी को पीएम मटेरियल घोषित करना था। तो पूरे देश में कैसे मैसेज आता कि ये पीएम मटेरियल है, तो पूरे देश के लोगों के लिए द्वार खोल दिया जाए, सभी लोग यहाँ पर आए। आपके यहाँ का लड़का जा रहा है महाराष्ट्र में तो उसको पीट रहा है, असम में जा रहा है तो वहाँ पीटा करके आ रहा है, बंगाल में गया था, अभी वीडियो नहीं देखे थे, रूम में जो है पीट रहा था। बिल्कुल। तो बंगाल में जा रहा है तो वो पिटा रहा है, और आप यहाँ सबके लिए आरती की थाल सजा करके स्वागत कर रहे हैं। ये यानी कि डोमिसाइल राजनीतिक लाभ लेने के लिए सरकार ने छात्रों के भविष्य का सौदा कर दिया, और बिहार के सभी छात्र नौजवान जो यहाँ बेरोजगार हैं उन छात्रों का भविष्य जो है चौपट किया जा रहा है। डोमिसाइल यहाँ पर लागू होनी चाहिए, हम इसकी वकालत करते हैं। आप इसकी वकालत कर रहे हैं। अच्छा, एस सिद्धार्थ भी लगातार अब स्कूलों का जायजा ले रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, उस पर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अच्छा काम कर रहे हैं ना? प्रतिदिन 10 स्कूल, वो प्रतिदिन 10 स्कूल में बताइए कि वीडियो कॉल करने से क्या होगा? अरे दूध का दूध और पानी का पानी। तो ये सब वीडियो कॉल आप कीजिएगा तो जो नहीं भी पढ़ाता रहेगा वो भी जाके खड़ा हो जाएगा, पढ़ाने लग जाएगा। वीडियो कॉल करने से क्या औचक निरीक्षण हो जाएगा? नहीं ना होगा। वीडियो कॉल आपने किया, मोबाइल मेरे हाथ में है, मेरा ही मोबाइल है, हम ही को अपनी निगरानी बतानी है, ऐसा कहीं होता है? आप जैसे ही वीडियो कॉल आएगा तो आदमी बोर्ड के सामने खड़ा हो जाएगा। एक टीचर पकड़ाए हैं, सब्जी लाने गए थे,
एक टीचर तो पकड़ाए सब्जी हैं। लाने के लिए काहे नहीं जाएगा? तो क्या करेगा? तो आप तो हर दिन अंडा खरीदवाइए रहे हैं। टीचर का काम तो अंडा, अब तो यही ना रह गया, आप अंडा खरीदवाते हैं टीचर से, सब्जी खरीदवाते हैं, दाल खरीदवाते हैं। अब तो कह रहे हैं कुत्ता नहीं आया इसकी निगरानी करते रहिए। तो जो काम सब कह रहे हैं, तो खाली निगरानी करेंगे, केवल शिक्षक की निगरानी करेंगे? कभी अपने सचिवालय में निगरानी पहले किए हैं? उसका भी वीडियो करके दिखाते। अच्छा। और आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग सभी क्षेत्रों की जानकारी रखते हैं। किसी व्यक्ति से आपकी ऑडियो कॉल हो रही हो, वीडियो कॉल हो रही हो, किसी प्रकार की अगर आप कॉल कर रहे हैं, उसको सार्वजनिक करने का अधिकार किसी को है? अच्छा, या निजता के हनन का मामला है? राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है। बिल्कुल। बताइए कि आज तक किसी डीएम कार्यालय का ये लोग निरीक्षण किए हों और यानी कि हम समझ गए आपके लहजे से कि आप इसको भी बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं बृजवासी जी। पूछा जाएगा, निश्चित रूप से हम लोग पूछेंगे कि आप जो है किसी शिक्षक को आपने फोन कर दिया, आप बताइए कि क्या स्थिति है। आप उसको, ठीक है, आप पूछे, अच्छी बात है, आपने जो पाया गलत सही जो पाया, आप उसका ट्रीटमेंट जो करना है करिए। लेकिन आप उसका वीडियो बनवा करके उसको वायरल कर रहे हैं। आपको नेता बनना है, कौन से सीट से चुनाव लड़ना है? एस सिद्धार्थ के बारे में आप ये बात बिल्कुल कह रहे हैं। कोई पदाधिकारी जो इस तरह का हरकत कर रहा है, आप किसी का वीडियो बनवाइएगा और उसको वायरल कीजिएगा, ये नेतागिरी है। ऐसा सस्ती लोकप्रियता के लिए अपनाया गया हथकंडा, ऐसा शिक्षा सुधार नहीं होने वाला है। तो हम भी उनका वीडियो बना के दिखा दिए ना स्कूल का, देखे है ना? बिल्कुल देखे हैं। वो जिस तरीके से वीडियो बनाते हैं उनसे ज्यादा वीडियो बनाने हमको आता है। इनके एक एक स्कूल और इनकी जो करतूत सब है, हम सब बताएंगे आपको। पोल खोलिएगा। अभी हमको स्टार्ट होने दीजिए ना। अभी हमको स्टार्ट होने दीजिए। अभी तो जो कुछ होना है, अभी आप उसकी कल्पना नहीं किए हैं। बहुत कुछ होगा। एक जिले में 1000 से अधिक शिक्षकों के हेडमास्टर का जाली दस्तखत करके, जाली मुहर बना करके और करोड़ की, अरबों की निकासी की गई है। और सब एस सिद्धार्थ जी के व्हाट्सएप पर मैंने भेजा है पर्सनली। आपने भेजा है? मैंने भेजा है कि सबूत भेजा है आपने? सबूत हमने भेजा है। स्कूल में गाड़ना था समरसेबुल, तो स्कूल में नहीं गाड़ के बगल के दूसरे के जमीन में गाड़ दिया। वो भी एचएम ने परमिशन नहीं दिया तो दूसरे के खेत में गाड़ दिया। और हमने इनको भेजा है, अखबार की कटिंग हमने भेजी है। जवाब क्या आया? कुछ नहीं। ये जवाब दे सकते हैं कि क्या जवाब देंगे? अच्छा, इनको मालूम नहीं है कि इनका कौन पदाधिकारी क्या क्या करता है। सब मालूम है यहाँ पर। लेकिन बेईमानी से कमाओ, ईमानदारी से बांटो और चैन से रहो। शिक्षा विभाग में मत न्याय का सिद्धांत चलता है। हर बड़ी मछली छोटी मछली को जब चाहे निकल जाए। ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या होगा? ट्रांसफर पोस्टिंग करने का इरादा हो तब नहीं तो पोस्टिंग पॉलिसी बन रही। देखिए, जब शिक्षा मित्र में बहाली हुई 2003 में और 2005 में, उस समय में हमने बताया हम तो 20 साल 21 साल में बहाल हो गए थे। तो उस समय जो 18 साल 20 साल की लड़की सब बहाल हुई थी। अब 20 वर्ष हो गया, उस समय किसी की शादी हुई, अब उसकी बेटी हो गई 20 साल की, अब उस बच्ची की शादी हो रही है। तो 20 साल पहले वो मायके में, उसमें मैं अनमैरिड थी, वहीं जॉब शुरू की तो मायके में ही रह गई चूंकि ट्रांसफर नहीं। बिल्कुल। अब उसकी बेटी भी जो है अपने दादा के यहाँ से विदा नहीं होगी, नाना के यहाँ से विदा होगी। यही इनकी ये महिला सशक्तिकरण। इन लोगों को कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। देखिए, यहाँ अगर संवेदना हो तभी कोई भी बात समझी जा सकती है। यहाँ संवेदना नहीं है, संवेदन शून्य लोग हैं ये लोग बस केवल और केवल पॉलिटिक्स करना जानते हैं, राजनीति कर रहे हैं। क्या हो रहा है शिक्षकों के मुद्दे पर? स्थानांतरण की पॉलिसी ये बना रहे हैं। कब उदारता वाली पॉलिसी है, आ जाएगी। जितने लोग मर गए, जितने लोग रिटायर कर गए, इनकी उदारता से उसको क्या मिलेगा? जवानी बीत जाए, कुछ चीजें जो है ना जवानी में ठीक लगती है और जवानी में हासिल किया जा सकता है। इज्जत, दौलत, शोहरत, औरत, ये सब जवानी में मिलने की चीज। अच्छा जी। जो आदमी अपनी जवानी निचोड़ करके दे दिया, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब कुछ पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं। क्या पत्नी को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं बंसीधर बृजवासी? मेरी वाइफ चुनाव में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेती है, बस वह हाउस वाइफ रहना चाहती है, विशेष कुछ नहीं करना चाहती है। थोड़ा भावुक जल्दी हो जाते हैं बंसीधर बृजवासी। आपका वो वीडियो कौन भूल सकता है? वोटिंग से पहले रोते हुए, बिलखते हुए, बच्चे भी खड़े होकर रो रहे थे। क्या प्लान्ड था सब कुछ? देखिए, आपको अभी मैं प्लानिंग करके कहूँ कि आप रो दीजिए, आप रो देंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि हमने जो कुछ भी किया है बहुत भावनात्मक तरीके से किसी काम को किया। अगर राजनीति किया होता, मैंने कहा ना कि सभी लोग वेतनमान लेकर के गए थे, हम वेतनमान के साथ साथ टीबी की बीमारी लेकर के भी गए। तो कभी कभी कुछ बातें जब स्मरण में आती हैं तब मुझे लगता है कि चुनाव में
जीतता या हारता यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल इस बात का था, यदि इस चुनाव को हम हार जाते तो कल शिक्षकों की आवाज उठाता कौन? कल शिक्षकों की आवाज कोई बनता? कोई दूसरा आ जाता, बंसीधर बृजवासी। कैसे आ जाता? अगर अपने पास ताकत न होती हाँ। तब कोई भी व्यक्ति आपको नहीं कोसेगा। आप अगर अक्षम व्यक्ति हैं तो कभी आप आलोचना के पात्र नहीं बन सकते हैं। आलोचना सक्षम व्यक्ति की ही होती है। आप सोचिए 65,000 से अधिक शिक्षक हैं हमारे तिरहुत कंस्टिट्यूंसी में, और पूरे बिहार के 6 ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का जो अभी तक का रिकॉर्ड है, किसी को भी 20,000 से ज्यादा वोट नहीं आता है, और लोग 15,000 16,000 यही वोट ला करके लोग चुनाव जीतते हैं। तो 65,000 से अधिक कार्यरत बल है परिवार का, उसमें हम काउंट नहीं कर रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या पढ़े लिखे लोगों की हो, और अगर वह 20,000 वोट नहीं लाए और वह चुनाव नहीं जीत पाए तो कल को तो लोग कहते कि अरे ये शिक्षक सब किसी काम का नहीं है। उसके लिए कोई, जब कहीं पर कोई शिक्षक जाता और कहता कि हम शिक्षक हैं, तो शिक्षक के नाते तो उनकी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन आप एहसान याद दिला रहे थे। एहसान हम नहीं याद, आप ये एहसान याद दिला रहे थे। देखिए ऐसा है, एहसान यह एहसान नहीं है। हाँ। हम क्या एहसान, हम क्या याद दिलाएंगे? हमने जो किया है, जो वास्तविकता जो है सो मैंने रखा। अब मैंने जो हमने जो टूट गए थे, देखिए ऐसा मैं इसी क्यों बिलखने लगे मैं केवल इसलिए मैं भावुक हो गया था कि मुझे लगा कि अगर कहीं से किसी प्रकार की कमी रह गई, कोई गड़बड़ी हुई, और कल को अगर इस चुनाव को नहीं जीता तो फिर कल को फिर दूसरा कोई भी व्यक्ति उस मजबूती के साथ नहीं लड़ेगा। सभी लोग उसको देखेंगे कि शिक्षक भी जात पात में बढ़ जाता है, ये शिक्षक भी पार्टी के आधार पर चला जाता है, तो शिक्षक के रूप में व्यक्तिगत निजी संबंधों के आधार पर कोई किसी की बात उठा देगा। अभी भी वो याद करके रोना आ रहा है। देखिए मैं जब इन क्षणों को मैं याद करता हूँ, हमारे संघर्ष के क्षणों को जब आप क्योंकि आवाज जो है वो भारी हो गई है। देखिए आवाज स्वाभाविक रूप से, आप जब हमारे उस संघर्ष के दिनों में अगर आप रहती ना, उस आर ब्लॉक चौराहा पर लोग रोते थे आकर के। जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरा बेटा भी जो आपके पास आया है वह गोद में था उस समय में, और जब हम बैठे थे वहाँ आर ब्लॉक चौराहा पर, तो जो शिक्षक अपने घर पर रहते थे और नहीं यहाँ पर पहुंचते थे, और कड़ाके की ठंड दिसंबर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था पटना का, और हम खुले आसमान के नीचे सोए हुए थे परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ। तो जब हम यहाँ पर सोए थे तो जो शिक्षक अपने घर में रजाई में सोया रहता था, उसकी पत्नी जब वो फोटो देखती थी तो कहती थी कि तुम कायर हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ कोई तुम्हारे लिए मर रहा है। और जब वहाँ से लोग आते थे शिक्षक और शिक्षिका, तो आ करके और हमारे बच्चों को गोद में उठाकर फूट फूट कर रोते थे। हम उन दृश्यों को हमने देखा, फूट फूट कर रोने लगते थे। और फिजा ऐसी बनी कि सरकार को झुकना पड़ा। जो सरकार कहती थी कि वेतनमान चांद पर पहुंचने के समान है, वही सरकार वेतनमान दी। रोंगटा खड़ा हो जाता है आज भी जब याद करते हैं तो। निश्चित रूप से जब वे दिन जब याद आते हैं तो निश्चित रूप से आप सोचिए, बक्सर में हमारी गिरफ्तारी हुई थी, सीतामढ़ी में हमारे पर जानलेवा हमला हुआ था। हमने जो दिन हमने जिन दिनों का सामना किया है, आप उसकी कल्पना नहीं, आज भी रोना आ रहा है, कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी कभी बहुत अंदर से ये हो जाता है कि मैं जब रथ लेकर निकला था, नया नया मैं शिक्षा मित्र बना था, हमारे पास कोई संगठन भी नहीं था उसमें, और मुझे जाना था पूरे बिहार में संदेश देने के लिए। मैं जब सीतामढ़ी गया, शिवहर के कुछ साथी मेरे कांटेक्ट में थे। रात में जब शिवहर छोड़े तो उन्होंने एक पॉलीथीन में कुछ रसगुल्ला मुझको दिया था। रात में खाना नहीं मिला और इतना कोहरा हो गया कि गाड़ी आगे बढ़ने की स्थिति नहीं थी। वही रसगुल्ला खा करके हम लोग रात बिताए, और सीतामढ़ी में पहुंचे तो वहाँ किरण टॉकीज के निकट दुकान के बाहर सीढ़ी जो होती है उस पर कड़ाके की ठंड में रात बिताए थे कि कल कोई शिक्षक कहीं मिल जाए। अब गाड़ी में तेल नहीं है, तो कल हुए कुछ शिक्षा मित्र लोग जुटे और देखे कि इस पर शिक्षा मित्रों का कुछ नारा स्लोगन लिखा हुआ है, तस्वीरें लगी हुई है लाठीचार्ज की। तो वे लोग इकट्ठा हुए, फिर वे लोग एक स्कूल में ले गए, हम लोगों को कुछ खिलाए पिलाए, फिर गाड़ी में तेल डलवाए, तो फिर हम आगे के लिए बढ़े। बहुत रोड पर सोए हैं, बहुत लाठियां खाई हैं, बहुत ज़्यादा। मुजफ्फरपुर में अनशन पर हम लोग बैठते थे। आपको वाकया बताता हूँ, 2008 की घटना होगी, 7-8 में। वहाँ पर मैं लगभग हर 15 दिन 20 दिन पर अनशन पर बैठता था। अच्छा। हाँ, वहाँ इतनी समस्या थी शिक्षा मित्रों की कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। तो मैं बैठ जाता था कि नहीं, जब तक काम नहीं होगा तब तक नहीं उठेंगे। तो जब मैं बैठ जाता था तो एक एसडीओ साहब अनशन तुड़वाने के लिए आए। वहाँ पर सिविल एसडीओ थे, उमेश बाबू नाम था उनका। तो आए तो उन्होंने कहा कि ब्रजवासी जी, तो अब तो आप फिर अनशन आज तोड़ रहे हैं, फिर अगले सप्ताह में आप बैठ ही जाइएगा, तो दरी चादर क्यों ले जा रहे हैं, मेरे ही ऑफिस में रख दीजिए। अच्छा जी। तो ये पहचान रही हम लोग की स्ट्रगल बाई। और रात में बताते हैं आपको, उस समय में कलेक्ट्रेट में पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग अनशन पर बैठते थे।
रात में लगी वर्षा होने, जबरदस्त वर्षा हुई। और भाग गए अनशन छोड़ के? नहीं, हम लोग पूरी रात भीगे, उसमें भीगे, पूरी रात भीगे। और आगे जो एक कार्यालय था, कार्यालय का जो बरामदा था, उस बरामदा पर भी हम लोग शरण लेने के लिए गए कि बच जाए किसी प्रकार से। तो हवा का झोंका इतना तेज था कि पूरा पानी एकदम रात भर उसी प्रकार से हम लोग गीले कपड़े में रहे हैं। चलिए मतलब काफी कठिन दौर देखा है। आप सोचिए कि इन दिनों को अगर आप याद करिएगा तो स्वाभाविक है कि आपको लगेगा कि हम कहाँ से आए, कैसे आ गए, और अब आगे क्या होगा। जब आपके सामने जब चुनौती जब आएगी तो स्वाभाविक है, देख लिया जाएगा। चलिए ये भी बताइए कि आप भी सहनी समाज से आते हैं, क्या आप मानते हैं कि सहनी समाज का बड़ा नेता है मुकेश सहनी? देखिए, मैं जातिगत नजरिए से आज तक किसी को न मैं देखा। या आप कहिएगा कि सहनी समाज का बड़ा नेता है बंसीधर ब्रिजवासी? नहीं, देखिए ऐसा है, मुझे जातिगत कोई बातें होती है, मुझे इससे सख्त घृणा। नहीं, मैं इन चीजों में आज तक कोई नहीं कह सकता है कि मैं किसी के यहाँ जातिगत आधार पर कहीं मैं गया हूँ, जुड़ा हूँ, कोई जातिगत संगठन में मैं गया हूँ, ये सब कभी नहीं रहा है। लेकिन बड़ा नेता कौन सहनी समाज का? बंसीधर ब्रिजवासी हो जाएंगे? नहीं, गलत बात है। हम किसी जाति विशेष के नेता नहीं, हम पढ़े लिखे समाज को लीड करते हैं और बस वहीं तक सीमित रहने दीजिए। इन बंधनों में मुझे मत मानिए, उसके लिए लोग हैं जातिवादी करने वाले लोग। चलिए ठीक है, आपको किसी बंधन में हम नहीं बांधेंगे, लेकिन अंतिम पड़ाव जो है हमारा वो है रैपिड फायर। मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, झटपट आपको बिना सोचे हुए तुरंत में हमें जवाब देना है। नीतीश कुमार पसंद है बंसीधर ब्रिजवासी को या लालू प्रसाद यादव? झटपट में हम जवाब में, हमारे लिए दोनों नेता, उनके जो भी अच्छे कार्य हैं। नेता वाला जवाब नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा है। हाँ, लालू प्रसाद या नीतीश? लालू प्रसाद यादव जी अगर सामाजिक न्याय के नेता के रूप में वो स्थापित हुए तो विकास के काम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, उसमें नीतीश कुमार जी का भी योगदान है। हम किसी को भी माइनस नहीं कर सकते हैं। हमें गांधी भी चाहिए, सुभाष भी चाहिए, हमारे सामाजिक सुधार वाले लोग भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले भी लोग। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए, राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी, उतना बड़ा लोग को हम एनालाइज नहीं करते हैं। नहीं, फिर भी राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, हम उन लोगों पर सोचते ही नहीं है। दम है राहुल गांधी में? ऐसा है कि राहुल गांधी और उन लोगों को इतना बड़ा हम नेता थोड़ी, हमको बस रोजी रोटी वाला बात करिए, उसमें हमको कहाँ। अच्छा, क्या लगता है आने वाले दिनों में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? तेजस्वी यादव या चिराग पासवान? ये जनता तय करेगी। इसमें हम कौन होते हैं तय करने वाले कि तेजस्वी जी बन जाएंगे कितने? काबिलियत, आप तो शिक्षक रहे हैं। अच्छा, देख के ही बता दीजिएगा कि काबिल है कि नहीं। कल तक मैं शिक्षक था। चिराग पासवान काबिल हैं या तेजस्वी यादव? सब कोई काबिल है। एक नाम हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, अभी से आप नेता बन गए हैं। नहीं, नेता नहीं बन गए। तो चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। आप अगर विकल्प देना चाहेंगे तो विकल्प को मैं नहीं, इसको मैं नहीं कह सकता हूँ। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में तात्कालिक परिस्थितियां बहुत काम करती हैं। मैं आपको बताता हूँ, तेजस्वी यादव जी से हमने बहुत सपना पाला था। मैं आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि एक नौजवान आया है तो यह कुछ करेगा, और शिक्षकों के लिए इस व्यक्ति ने कहा कि हम ऐसा करेंगे। बैलेट में इनको जिताने का काम हम लोग ने किया था विधानसभा चुनाव में। मैं तेजस्वी यादव का प्रशंसक रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। बाकी से बोलने मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो विधानसभा का चुनाव हुआ, हमने तेजस्वी यादव को सपोर्ट किया और हमने कहा शिक्षकों को कि बैलेट में वोट दीजिए। एक नौजवान है आया, इसको एक बार मौका तो दीजिए। फिर मन उचाट क्यों हुआ? अब हम तो शिक्षक थे, हम तो निचले पायदान पर थे। शिक्षा मंत्री जी इनके जो थे, ये डिप्टी सीएम थे, और इनके शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू थे, और उनके आप्त सचिव के सचिवालय एंट्री पर रोक लगा दिया, उन्हीं का प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो हम कहे कि जो व्यक्ति अपने शिक्षा मंत्री की प्रतिष्ठा नहीं बचा सकता है, वो शिक्षक के लिए क्या बोलेगा? और हर दिन शिक्षक मरते रहे और व्यक्ति एक शब्द नहीं बोला। उसी दिन से मनुचाट हो गया तेजस्वी यादव से। नहीं। अच्छा, लालू जी की हुकूमत थी। ये लालू जी के बेटा हैं। हम लोग तो यह कल्पना किए थे लालू यादव तो IAS IPS को उठक बैठक करा देते थे। वो जो कह दिया वो व्यक्ति तो किया। इस मामले में आप तो ये नहीं कह सकते हैं। IAS IPS लोग उनके सामने एकदम सरेंडर रहते थे। यानी कि नीतीश कुमार से ज्यादा पसंद है लालू प्रसाद यादव बंसीधर ब्रिजवासी? देखिए, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार ने जिन क्षेत्रों में नीतीश कुमार जी ने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने काम किया है, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित लोग हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, के पाठक या एस सिद्धार्थ बेहतर काम कौन कर रहा है? पहिलका के अपडेटेड वर्जन है। अच्छा, अंतर क्या रहेगा? दोनों वही है। ये लोग शिक्षा सुधार कर रहा है। शिक्षा से को मतलब है किसी को? दोनों में से कोई, किसी को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। अंतिम सवाल, पॉलिटिकल स्टंट। अंतिम सवाल, डिफिकल्ट सवाल, बंसीधर ब्रिजवासी को क्या बिहार का मुख्यमंत्री बनना है? इच्छा है अंदर में? देखिए, मुख्यमंत्री बनना और किसी भी पद पर जाना महत्वपूर्ण नहीं होता है।
महत्वपूर्ण है कि आप जिस पद पर हैं उससे सोसाइटी को क्या लाभ मिला। हम अभी जहाँ पर आए हैं हम क्या कर पाते हैं, हम कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री बनना ये जीवन का ध्येय नहीं है। मुख्यमंत्री बनकर कितने मुख्यमंत्री आए चले गए, इससे क्या होता है। मैं इन चीज़ों में बहुत विश्वास नहीं करता हूँ। ये ऊंचे पदों पर जाना, बड़ी ऊंची दीवारें उनके मकानों की है, हमने तो खुले आसमां से दोस्ती कर ली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये थे बंसीधर बृजवासी। क्या कुछ कहा है इन्होंने वो भी आपने सुना है, यानी कि बात निकलती गई निकलती गई निकलती गई और दूर तलक चली भी गई थी। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।